क्या हाल चाल भाई लोग। तो फाइनली गाइस आज एस ब्लॉक स्टार्ट करते हैं यार। बहुत डिटेल्ड वे में चलेंगे कि इसके बाद जब आप एग्जाम देने जाओ अपना जेई और नीट का, तो इससे बाहर क्वेश्चन आपका ना आए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि एनसीईआरटी का कोई भी एक भी पॉइंट ऐसा ना हो जो आपसे मिस हो जाए। तो यार आज हम बात करेंगे ग्रुप 1 की, ठीक है ना। एस ब्लॉक को हम 2 लेक्चर्स में खत्म करेंगे। आज बात करेंगे ग्रुप 1 की। आपको शायद स्लाइड देके थोड़ा डर भी लग रहा हो कि भैया इतना कुछ क्या लिख ले आए, तो कोई दिक्कत नहीं है, डिटेल में करना है हमें पूरा। कोई भी ऐसा ना हो कि पॉइंट मिस हो जाए। मतलब एनसीईआरटी आप चाहे रीड करो चाहे ना करो, तब भी आपका पूरा एस ब्लॉक कवर कर दूंगा मैं, मेरी गारंटी है आपसे। तो चलो यार सबसे पहले अपनी आंखें बंद करो, पूरी एनर्जी अंदर इकट्ठी करो और शुरू हो जाओ। तो गाइस शुरू करते हैं। आज बात करेंगे यार ग्रुप 1 की, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम ग्रुप 2 की। और आपको पता है कि एस ब्लॉक में आपके 2 ही ग्रुप हैं, एक ग्रुप नंबर 1 एक ग्रुप नंबर 2। तो आज बात होगी ग्रुप नंबर 1 के बारे में डिटेल्ड में, ठीक है। फिर कल बात होगी ग्रुप नंबर 2 के बारे में। क्लियर है बात। तो चलो स्टार्ट करते हैं ग्रुप 1 से, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, ठीक है ना। ग्रुप 1 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात अल्कली मेटल्स, कि ग्रुप 1 को क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स। क्या क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स। ये सब सिंपल सी चीजें हैं। अभी तक तो इधर तक हम सिंपली चलेंगे, जो आपको पता भी होंगी काफी चीजें। केमिकल बॉन्डिंग में हम काफी कुछ देख चुके हैं, लेकिन आपको तब भी मैं एक बार रिव्यू जरूर दूंगा कि ग्रुप 1 को अल्कली मेटल्स बोलते हैं। आई होप आपको पता होगा। क्यों बोलते हैं वो बता देते हैं जरा सा। देखो क्या होता है, जितने भी ये देखो आपके अल्कली मेटल्स, पहली बात क्या है, ये आपके अल्कली मेटल्स हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम भी होता है, लेकिन हम फ्रेंशियम को वैसे लिखते नहीं है ज्यादा, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, इस करके उसको लिखते नहीं है। लेकिन अगर बात करें, पहली बात हमें ग्रुप याद ऐसे देखो, अब जैसे जैसे हम चलेंगे, एस ब्लॉक करेंगे, पी ब्लॉक करेंगे, वैसे वैसे हम हर एक ग्रुप को याद भी करते हुए चलेंगे, है ना, कि अपने को सब कुछ पूरा पीरियोडिक टेबल याद हो जाए। एस ब्लॉक के टाइम एस ब्लॉक पूरा याद कर लेंगे, पी ब्लॉक के टाइम पी ब्लॉक पूरा याद कर लेंगे, डी ब्लॉक के टाइम डी, एफ ब्लॉक के टाइम एफ, तो पूरा पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगा। तो पहले बात करें तो इसको याद कैसे रखेंगे, तो इसकी लाइन क्या है, लीना की रब से फरियाद, ठीक है। ऐसे हम निमोनिक से याद रखते हैं इसको, ठीक है ना, लीना की रब से फरियाद। तो ऐसे आप इसको याद रखोगे फर्स्ट ग्रुप को। पहली बात ये क्लियर है। तो ए होता है, ए है आपके फर्स्ट ग्रुप मेंबर्स, ठीक है ना। इनको अल्कली मेटल्स बोलते हैं। पहली बात इतनी क्लियर है। अल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि सिंपल सा गाइस रीजन इसका ए है, क्योंकि जब इनमें से कोई भी, जैसे हम बात करें लिथियम की, है ना, जैसे हम बात करें लिथियम की, कोई भी वैसे ले सकते हो आप, लेकिन लिथियम जब वाटर से रिएक्ट करता है, जब लिथियम वाटर से रिएक्ट करता है, तो आपको पता है लिथियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, है ना, लिथियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। या NaOH रिएक्ट करेगा, मतलब सोडियम रिएक्ट करेगा तो आपको NaOH मिलेगा। पोटेशियम रिएक्ट करेगा तो KOH मिलता है। तो कोई भी अल्कली मेटल हो, और जब वाटर से रिएक्ट करता है तो आपको अल्कलाइन एक सोल्यूशन देता है। देखो ये बेसिक है ना, ये सारे बेसिक सॉल्यूशन ही है। तो सिंपल इसी करके इनको अल्कली मेटल्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जितने भी फर्स्ट ग्रुप के मेंबर हैं, जब ये वाटर से रिएक्ट करते हैं तो एक ऐसा कंपाउंड देते हैं जो अल्कलाइन इन नेचर होता है। अल्कलाइन इन नेचर का मतलब क्या, बेसिक इन नेचर होता है, इसलिए इनका नाम अल्कली मेटल्स आया, ठीक है ना। तो सिंपली आपसे कोई भी पूछे कि इसको अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं, तो आप बता सकते हो क्योंकि जब फर्स्ट ग्रुप वाले मेंबर जब वाटर से रिएक्ट करते हैं तो जो आपका सॉल्यूशन मिलता है वो अल्कलाइन इन नेचर होता है, मतलब बेसिक इन नेचर होता है, इस करके इसका नाम आया अल्कली मेटल्स। क्लियर है बात, ठीक है ना। अब जैसे आगे बात करें, इतना क्लियर है, ठीक है। सब कुछ क्लियर करते जाएंगे, कोई भी पॉइंट आपका मिस नहीं होगा। बिल्कुल हर एक पॉइंट को जितना कंसेप्चुअल वे में हम जा सकते हैं उतना जाएंगे, ठीक है, जितना आपके सिलेबस के अंदर है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, दे हैव 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। ये भी सिंपल सी बात है, इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे हम बात कर ले लिथियम की, छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। तो लिथियम की आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है क्या होती है, 1s2 2s1, ठीक है ना। ये लिथियम की होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही है, तो इसलिए बस मैंने वही लाइन लिखी है, दे हैव 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। इसी तरह आप अगर सोडियम की लिखो, सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, 1s2 2s2
अब आई होप आप कॉन्फ़िगरेशन तो अब लिख पा रहे होगे, ठीक है ना। हम बहुत आगे निकल चुके हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्ड कर चुके हैं अपने कंसेप्ट को इनऑर्गेनिक के, ठीक है। तो 3s1, तो इसके भी देखो आउटर मोस्ट जो शेल है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह पोटेशियम का लिखोगे तो 4s1 आएगा आउटर मोस्ट शेल, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। इसी तरह फर्दर ऑन सब में ही एक इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में। तो सिंपल सी बात वो लिखी है, ठीक है। अभी तो मैं बात बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, फिर आगे आगे मूव ऑन जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे अपना लेवल इंक्रीज करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें, दे आर मोस्ट इलेक्ट्रोपोजिटिव मेटल। आपको सिंपल सी बात पता भी है। पहली बात, इलेक्ट्रोपोजिटिव का मतलब क्या होता है, आई होप पता हो काफी लोगों को, लेकिन जिनको नहीं पता तो उनको बताऊं तो इलेक्ट्रोपोजिटिव का मतलब ये है सिंपली, बस सिंपल सा मतलब ये है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। मतलब वो इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस कर देते हैं, मतलब मेटल से मेटल पॉजिटिव में इजिली कन्वर्ट हो जाते हैं। देखो मेटल है पहले आपका, ये सारे आपके मेटल्स है, तभी तो नाम अल्कली मेटल्स आया ना। तो ये सारे एस ब्लॉक वाले जितने मेंबर हैं आपके मेटल्स होते हैं, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, ये सारे आपके नॉर्मली मेटल्स ही होते हैं, ठीक है ना। और जो आपका क्या नाम है, आपके जो ओ है क्या नाम, पी ब्लॉक, वो आपके नॉन मेटल होते हैं, ठीक है ना, जनरली बात करें तो। अब आगे बात करें, हमने क्या लिखा, दे आर मोस्ट इलेक्ट्रोपोजिटिव मेटल, कि इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे ज्यादा आसान है। इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे ज्यादा आसान है, या तो ए कहें कि ए बहुत ही जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं, तो ए इसलिए इनको कहते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोपोजिटिव मेटल्स, ठीक है ना। मींस इजिली कन्वर्टेड फ्रॉम एम टू एम पॉजिटिव, कि इसको हम इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं मेटल से मेटल पॉजिटिव में, मतलब लिथियम से लिथियम पॉजिटिव में इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं, सोडियम से सोडियम पॉजिटिव में। और गाइस इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कभी भी नेचर में ना ऐसे इस फॉर्म में प्रेजेंट ही नहीं होते कि लिथियम आपको मिल रहा है, सोडियम मिल रहा है। ये हमेशा वैसे तो पॉजिटिव फॉर्म में ही होते हैं, कटायनिक फॉर्म में ही होते हैं, कि मतलब लिथियम नेचर में आपका लिथियम जो है वो लिथियम पॉजिटिव की फॉर्म में ही मिलता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं। तो नेचर में आपको लिथियम पॉजिटिव ही मिलता है, लिथियम नहीं मिलता, क्योंकि जैसे ही कहीं लिथियम दिखता है उसमें से इलेक्ट्रॉन जब बहुत जल्दी लूज हो जाता है और इजिली वो लिथियम पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही फर्दर ऑन सारे के सारे, ठीक है। इसीलिए इनको कहा जाता है दे आर मोस्ट इलेक्ट्रोपोजिटिव मेटल्स, ठीक है ना। सिंपल सा फंडा ए है, ठीक है ना। आगे बात करें, दे हैव लार्जेस्ट साइज इन पर्टिकुलर पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। बहुत सिंपल सी बात है, पीरियोडिक टेबल जिसने मेरे से किया है उनको तो समझ आ गया होगा। क्या सिंपल सी बात है, जैसे अज्यूम करो कि ये आपका पीरियोडिक टेबल है, ये आपका पीरियोडिक टेबल है, तो आपको पता है जब आप लेफ्ट से राइट जाओ तो साइज डिक्रीज होता है, आपको इतना पता है, क्योंकि जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। ये सब कंसेप्चुअल बातें पहले कर चुका हूं, ठीक है ना। तो जब आप इधर जाते हो तो साइज आपका क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्लियर है बात, जिसको नहीं क्लियर है केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक टेबल देख लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत इजी हो जाएंगे। क्लियर है बात। तो आगे बात करें तो जब आप ऐसे जाते हो तो आपका साइज डिक्रीज होता है। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि दे हैव लार्जर साइज इन पर्टिकुलर पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसका मतलब है कि जो सबसे इधर होंगे, क्योंकि इधर आते हुए तो साइज डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब है जो सबसे लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे होंगे, जो लेफ्ट के सबसे उस तरफ होंगे, उनका जो साइज है सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जब हम इधर आ रहे हैं, इधर तो साइज डिक्रीज हो रहा है। तो जैसे हम कोई भी एक ग्रुप ले ले, जैसे सेकंड ग्रुप लिया हमने, तो सेकंड ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर होगा उसका साइज हमेशा आगे वाले उसके जितने मेंबर होंगे उससे ज्यादा ही होगा, क्योंकि इधर आता साइज डिक्रीज हो रहा है। और जैसे थर्ड ग्रुप ले ले तो थर्ड ग्रुप में आपका क्या आता है, सोडियम आता है, ठीक है। थर्ड ग्रुप में आपका फर्स्ट मेंबर क्या है, सोडियम। और सोडियम के थर्ड पीरियड ले तो थर्ड पीरियड जब हम ऐसे मूव करेंगे तब भी साइज इधर डिक्रीज होगा। तो सिंपल सा मतलब यही है कि जो सबसे लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे चीजें होती हैं उनका साइज ज्यादा होगा। और लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे कौन होते हैं, आपके अल्कली मेटल्स। तो इसी करके लिखा दे हैव लार्जेस्ट साइज इन पर्टिकुलर पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, कि हर एक पीरियड में अल्कली मेटल का साइज सबसे लार्जेस्ट होता है। मतलब
आपका सेकंड पीरियड हो गया, सेकंड पीरियड में भी सेकंड पीरियड में सबसे ज्यादा साइज किसका होता है, लिथियम का, थर्ड पीरियड में सोडियम का, फोर्थ पीरियड में पोटेशियम का, ऐसे सो ऑन आपका चलता जाता है। क्लियर है बात? तो सिंपल से फंडे भी ये थे, ठीक है। अभी तो हमने बिल्कुल बेसिक बात की जिसके बारे में अगर मैं ना भी आपको बताता तब भी आपको पता होता, क्योंकि हम केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिसिटी कर चुके हैं। अब आगे बात करना स्टार्ट करते हैं। अब कुछ आपको कंसेप्ट भी सिखाऊंगा, कुछ फील भी दूंगा, कुछ आपको जनरली कहूंगा इसको याद कर लो तो बेटर रहेगा, रीजन दे सकता हूं मैं, लेकिन आपके सिलेबस के बहुत बियॉन्ड हो जाएगा, तो इसलिए जितना आपके लिए बेस्ट है उतना मैं जरूर दूंगा कि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। हाइड्रेशन एनर्जी की बात करें, नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर तो चलो बाद में देखते हैं, पहले बात करते हैं हाइड्रेशन एनर्जी की, कि हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है। हाइड्रेशन का मतलब पहली बात क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर। हाइड्रा मतलब वाटर, एशन मतलब एडिशन, तो हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर, सिंपल सा फंडा ये है। तो वाटर की एडिशन के टाइम जो एनर्जी रिलीज होती है, वाटर की एडिशन के टाइम जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है ना। जैसे बात करें तो आपके पास कोई मेटल है, जैसे मान लो आपके पास कोई मेटल है ना, ये आपका कोई मेटल पॉजिटिव कैटायन है कोई, मैंने लिया, ठीक है ना। तो ये जब वाटर क्या होता है हाइड्रेशन में, वाटर ना ऐसे ऐसे आके इसको आसपास से ना घेर लेते हैं, सराउंड कर लेते हैं, इसको ऐसे सराउंड कर लेते हैं, है ना। वाटर ने इसके साथ ऐसे क्लस्टर बना लेते हैं, तो इसी को बोलते हैं हाइड्रेशन। तो जब वाटर किसी मतलब वाटर ही क्या, कोई भी चीज किसी दूसरे स्पीसीज के क्लोज आती है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होती है, तब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होती है तो एनर्जी रिलीज होती है, तो एनर्जी रिलीज होती है। तो जब वाटर की बात करें, जब वाटर क्लोज आ रहा है किसी स्पीसीज के, तब जो एनर्जी रिलीज होती है उसको पर्टिकुलरली हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। पहली बात तो इतनी क्लियर है। अब दूसरी बात है कि इसका ऑर्डर कैसे हम लिखें, तो देखो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, जितना छोटा होगा, जितना छोटा आपका मेटल होगा उतने ही ज्यादा वाटर उससे अट्रैक्ट होंगे। सिंपल सा फंडा है कि जितना छोटा मेटल होगा, जितना छोटा मेटल होगा उतने ही न्यूक्लियस से क्लोज होंगे, ठीक है ना, उतने ही मतलब जितना छोटा मेटल होगा, सिंपल सा फंडा है, जितना छोटा मेटल होगा उतनी ही ज्यादा वाटर को अपने तरफ खींचेगा, उतनी ही ज्यादा अट्रैक्शन होगी, तो उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। सिंपल सा फंडा ये है इस करके। और अगर आप सिंपली भी मैं कहना चाहूं, जैसे आपको इनऑर्गेनिक में कराया जाता है, लेकिन मैं चाहता नहीं हूं कि रटवाऊं, इसलिए मैं आपको बस एक बात समझाने की कोशिश कर रहा था। और इधर से एक फंडा और भी समझ सकते हो कि जितना छोटा मेटल होगा, पहली बात तो चलो हाइड्रेशन एनर्जी का देख लो कि एक लाइन में अगर बताऊं तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जिसका साइज छोटा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, क्योंकि जिसका साइज छोटा होगा वाटर को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑर्डर ए आया कि सबसे छोटा साइज लिथियम का होता है तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, सीजियम का साइज सबसे ज्यादा होता है तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे कम। पहली बात तो ये ऑर्डर आ गया आपका हाइड्रेशन एनर्जी का। एक क्वेश्चन ए भी इसी से घुमा के बन जाता है, इसके जस्ट उल्टा क्वेश्चन ए भी बन जाता है कि इनकी मोबिलिटी के बारे में, कि आयोनिक मोबिलिटी या कंडक्टेंस के बारे में पूछ लेते हैं कि इनमें से बताओ कंडक्टेंस किसकी ज्यादा। कंडक्टेंस मतलब कि कौन से आयन जल्दी मूव कर सकते हैं, कौन से आयन जल्दी मूव कर सकते हैं, या किनकी कंडक्टेंस ज्यादा है, या किसकी मोबिलिटी ज्यादा है। मोबिलिटी मतलब किसकी मूवमेंट ज्यादा है। तो इसका जस्ट ऑपोजिट ऑर्डर होता है उसका। क्यों होता है? क्योंकि लिथियम का साइज छोटा है, जैसे हम बात कर चुके हैं, तो वाटर को ज्यादा अट्रैक्ट करके रखेगा, तो वाटर के साथ ज्यादा अट्रैक्शन करके रखेगा तो लिथियम मूव करना नहीं, मतलब लिथियम फ्री नहीं हो पाएगा मूव करने के लिए। और इलेक्ट्रिसिटी कब होती है, इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट होती है? जब कोई चार्ज स्पीसीज मूव करे, जब कोई चार्ज स्पीसीज मूव करे। लेकिन लिथियम को तो वाटर ने बहुत ज्यादा घेर के रखा हुआ है, बहुत ज्यादा सराउंड करके रखा हुआ है, तो लिथियम की मूवमेंट स्ट्रिक्ट हो जाती है, रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। इस करके लिथियम मूव नहीं कर पाता, इस करके इसकी कंडक्टेंस कम हो जाती है। और अगर इसी जगह पे हम बात करें सीजियम की बात कर लें, अगर सीजियम पॉजिटिव की बात करें तो सीजियम पॉजिटिव की पता है आपको हाइड्रेशन एनर्जी कम है, मतलब वाटर थोड़े कम अट्रैक्ट होते हैं इससे, वाटर थोड़े कम अट्रैक्ट होते हैं, मतलब बहुत कम वाटर अट्रैक्ट होते हैं इससे। तो इस करके सीजियम इजिली मूव कर सकता है, सीजियम इजिली मूव कर सकता है। तो जब मूवमेंट होगी तो कंडक्टेंस इंक्रीज होगी। समझ गए? हाइड्रेशन, इसीलिए हाइड्रेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस।
ये भी हम कह सकते हैं। तो बस कंसेप्चुअली अगर आपके माइंड में एक इमेज आ गई है तो अब कोई भी प्रॉब्लम कहीं नहीं होगी। तो हाइड्रेशन एनर्जी और कंडक्शन का एक कंसेप्ट समझ के रखना, ठीक है ना। चाहता तो वो ऐसे भी याद करा सकता था, लेकिन फंडामेंटली क्लियर हो तो हमें याद करने की कम जरूरत होती है। जहां याद करने की जरूरत पड़ेगी उधर करेंगे, लेकिन जहां हम समझ सकते हैं कम से कम उधर तो समझे, है ना। क्लियर है बात। तो आई होप हाइड्रेशन एनर्जी का कंसेप्ट समझ आ गया। अब आगे बात करें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। अब बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज में कि इसका पोस्चर कैसा है और दिखने में कैसा। जैसे मेरी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, मेरी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, मैं पतला हूं, ठीक है, थोड़ा हाइट सही है, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। मेरा कलर थोड़ा ब्लैक और व्हाइट के बीच बीच में है, ठीक है। तो ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो हम देख पाते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, जो अपने अंदर होती है। जैसे मेरे अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, है ना, अपने फूड डिजेस्ट हो रहा है, ये सारी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं अंदर अपने, है ना, कि हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, तो ये सारी अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो पहली बात है, इसकी 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने लिखी हैं। फर्स्ट ये है कि दे आर सिल्वरी व्हाइट, कि ये सिल्वर व्हाइट कलर के होते हैं। दूसरी बात है सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और लाइट मेटल्स होते हैं, हल्के होते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सी प्रॉपर्टीज की है कि सिल्वरी व्हाइट, सॉफ्ट और लाइट मेटल्स होते हैं। दूसरी बात करें इनकी डेंसिटी का ऑर्डर। इनकी डेंसिटी का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखना, ठीक है ना। डेंसिटी का ऑर्डर देखो क्या है। आप देखो पहली बात है डेंसिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। देखो डेंसिटी क्या होती है, थोड़ा सा समझाया जल्दी जल्दी। तो डेंसिटी क्या होती है, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है कि मतलब मास इंक्रीज होगा तो डेंसिटी इंक्रीज होगी, और वॉल्यूम डिक्रीज होगा तब भी डेंसिटी इंक्रीज होगी। मतलब मास जब ज्यादा होगा तब डेंसिटी इंक्रीज होगी, और वॉल्यूम जब कम होगा तब डेंसिटी इंक्रीज होगी। तो अब देखें डाउन द ग्रुप, जब आप ग्रुप के डाउन आते हो, जब डाउन द ग्रुप आते हो तब आपका मास भी इंक्रीज होता है, लेकिन साथ साथ में वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। तो जब वॉल्यूम, मास इंक्रीज होने के कारण डेंसिटी इंक्रीज होगी, लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज होने के कारण डेंसिटी डिक्रीज होगी। तो ये तो दोनों फैक्टर ऑपोजिट में काम कर रहे हैं। तो बस इतनी सी चीज याद रखना कि जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो मास ज्यादा इफेक्टिवली या ज्यादा फैक्टर से इंक्रीज होता है एज कंपेयर टू वॉल्यूम। तो बस इतना सा फैक्टर याद रखना है कि देखो डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप आप जा रहे हो तो मास भी इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। और मास के इंक्रीज होने से डेंसिटी इंक्रीज होती है, लेकिन वॉल्यूम के इंक्रीज होने से डेंसिटी डिक्रीज होता है, क्योंकि इनवर्स का रिलेशन है। लेकिन याद रखेंगे कि मास जो है वो ज्यादा रैपिडेवली इंक्रीज होता है, इस करके ओवरऑल जो होता है वो डेंसिटी इंक्रीज होती है। तो डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीज, सिंपल सा फंडा ए है। लेकिन बस एक छोटी सी कंसेप्ट याद रखनी है, छोटा सी एक एक्सेप्शन याद रखनी है आपको, कि जो सोडियम है, सोडियम की डेंसिटी ज्यादा होती है पोटेशियम से। पोटेशियम इज लाइटर देन सोडियम। एनसीईआरटी में डायरेक्ट स्टेटमेंट यूज की हुई है और आ भी जाती है। पोटेशियम इज लाइटर देन सोडियम, कि सोडियम की डेंसिटी ज्यादा है पोटेशियम से। इसको हमें याद रखेंगे, ठीक है ना। देखो अब मैंने आपको क्या बताया था, डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीज होती है। तो डाउन द ग्रुप सबसे डाउन में कौन है, सीजियम। फ्रेंशियम हम नहीं लेते, रेडियो एक्टिव है, तो सीजियम सबसे ज्यादा डाउन द ग्रुप है, तो इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, फिर इसकी। लेकिन इन दोनों में याद रखना कि सोडियम की डेंसिटी ज्यादा होती है पोटेशियम से, और लिथियम तो सबसे टॉप में है, तो इसकी डेंसिटी सबसे कम होगी, क्योंकि डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीजेस। तो बस ये ऑर्डर को आप याद रखेंगे, माइंड में रखेंगे। क्लियर है बात, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, थर्ड पॉइंट की, लास्ट पॉइंट है अपना फिजिकल प्रॉपर्टी का। अल्कली मेटल्स एंड देयर सॉल्ट इंपार्ट कैरेक्टरिस्टिक कलर इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। देखो ये भी बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है। इससे मैं एक आपका कंसेप्ट और क्लियर कर दूंगा कि कोई भी कंपाउंड कलर क्यों शो करता है। देखो कोई भी कंपाउंड कलर क्यों शो करता है, ड्यू टू एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहली बात तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अगर मैं टेक्निकल वर्ड यूज करें तो क्या बोलोगे आप रीजन, कि कोई कंपाउंड अगर कलर क्यों शो करता है तो जनरली क्यों शो करता है, ड्यू टू एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन के कारण। देखो क्या होता है एक्साइटेशन का मतलब, जैसे आपको पता है हर एक एटम में कुछ एनर्जी लेवल होते हैं, तो पता है ना आपको, हर एक एटम में एनर्जी लेवल्स होते हैं ना, एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो क्या होता है, जैसे आपका मान लो इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल पे है, तो आप जब इसको आपने एनर्जी दी, आपने इसको एनर्जी दी, है ना, कि आपने इसको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, तो जब आप इसको एनर्जी दोगे,
आपने इसको एनर्जी दी तो ये ऊपर जंप किया, एक्साइट हो गया, तो ये जंप करके मान लो चला गया इधर, ये जंप करके मान लो चला गया इधर, ठीक है ना, इधर चला गया। अब एक्साइट करके इधर चला गया, लेकिन वापस फिर इसको न्यूक्लियर, हर एक एटम का न्यूक्लियस होगा ना, इसका न्यूक्लियस होगा इधर एटम का, ये एटम के एनर्जी शेल नंबर है, ये आपके एनर्जी लेवल है और ये आपका न्यूक्लियस है। तो जब पहले आपने क्या हुआ, इसको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली तो ये एक्साइट होके किसी हायर एनर्जी पे चला गया। उसके बाद न्यूक्लियस फिर इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जब ये वापस आएगा, पहले तो ऊपर चला गया इधर से, तो जब ये वापस आएगा, फिर जब न्यूक्लियस उसको वापस अट्रैक्ट करेगा, तब देखो पहले हमने इसको एनर्जी दी थी तो ये ऊपर चला गया था, तो जब ये वापस आएगा तो एनर्जी फिर से रिलीज करेगा, एनर्जी फिर से रिलीज करेगा। देखो बहुत कंसेप्चुअल वे में बता रहा हूं, चाहता था डायरेक्ट भी बता सकता था, बस 1 मिनट सुन लो। क्या होगा, जब पहले लोअर एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन था, ठीक है ना, लोअर एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन था, तो उसको हमने एनर्जी दी तो एक्साइट हो गया हाई एनर्जी लेवल पे। तो जब वो वापस, उसके बाद न्यूक्लियस उसको फिर से खींचेगा अपने तरफ, तो जब ये इलेक्ट्रॉन वापस आएगा, मतलब फिर से अपनी लोअर एनर्जी पे आएगा, तो एनर्जी रिलीज करेगा जो उसने पहले, जब इधर जाते वक्त जो उसने एनर्जी ली थी, तो जब वापस आ रहा है तो एनर्जी और रिलीज कर देगा वापस, ठीक है ना। सिंपल सा फंडा ये है कि जब हम लो लेवल टू हाई लेवल जाते हैं तो हमें एनर्जी देनी होती है, और जब इलेक्ट्रॉन हाई लेवल से लो लेवल आता है तो एनर्जी रिलीज होती है, तो एनर्जी रिलीज होगी। अब जो वापस, इसी को बोलते हैं डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि पहले इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ फिर डी एक्साइट हुआ, ठीक है, तो डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन जब डी एक्साइट होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी जो रिलीज होती है ना, एनर्जी जो रिलीज होती है, तो एनर्जी जो रिलीज होती है मतलब फोटॉन्स होते हैं, वो आपको पता है उनकी कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी, है ना, उनकी हर एक एनर्जी की कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है, hc बाय लैम्डा। तो हर एक एनर्जी की कोई वेवलेंथ होती है, और हर एक वेवलेंथ के कोरोस्पोंडिंग कोई एक कलर होता है, कि रेड कलर की इतनी वेवलेंथ होती है, येलो कलर की इतनी वेवलेंथ होती है। तो यही होता है कि जब इलेक्ट्रॉन हाई लेवल से लो लेवल पे आता है तो एनर्जी रिलीज करता है, जो कि किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की होती है, और वो जिस पर्टिकुलर वेवलेंथ की होती है उस कलर का ही कंपाउंड अपना कलर शो करता है। सिंपल सा फंडा ये है, सिंपल सा फंडा ये है कि जब इलेक्ट्रॉन हाई लेवल से लो एनर्जी लेवल पे आता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी एक किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की होगी, एनर्जी है तो कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ तो होगी उसकी, और वो पर्टिकुलर वेवलेंथ के कोरोस्पोंडिंग जो कलर होता है वो होते हैं आपका, वही होता है आपका कलर ऑफ कंपाउंड। इसी करके कोई कंपाउंड कलर शो करता है। तो आप क्या बोलोगे, अगर कोई आपसे पूछे कि इन जनरल कोई कंपाउंड कलर शो कर रहा है तो उसका रीजन क्या है, तो आप बोलोगे डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन जब डी एक्साइट होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और जो एनर्जी अपने पास रिलीज होके मिली है इसका कुछ लैम्डा होता है, और वो लैम्डा जो है वो किसी ना किसी कोरोस्पोंडिंग कलर को मैच करता है, और वही कलर हमें शो होता है कंपाउंड का। सिंपल सा कंसेप्ट, ठीक है ना। चाहूं तो बहुत जल्दी यार आपका सब कुछ खत्म कर सकता हूं, लेकिन एक कंसेप्चुअल फील ना हो तो फायदा क्या है। ऐसे तो फिर मैं मतलब YouTube पे पहले से कंटेंट है ऐसा, तो फिर मेरा आने का क्या मतलब बनता है ना, तो कोई फायदा नहीं होगा फिर, ठीक है। मैं भी आऊं और वैसे ही करके चला जाऊं, ठीक है ना। तो अब आगे बात करें तो उसी पे एक बेस कंसेप्ट था, अल्कली मेटल्स एंड देयर सॉल्ट, की अल्कली मेटल्स और उनके सॉल्ट इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक कलर इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, कि अल्कली मेटल्स ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के अंदर कोई कलर शो करते हैं, एक पर्टिकुलर कलर शो करते हैं। पहले बात समझो, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम क्या, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बस इधर आपका एनर्जी का ही काम करिए। कोई भी आप फ्लेम लेते हो, कोई भी आप चिंगारी लेते हो तो उसमें एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी होती है। तो बस ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम क्या काम करती है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बस एनर्जी देने का काम करती है। और ये सिंपल सा काम ये करेगी कि आपका कोई एटम होगा, उसके लेवल्स होंगे, तो बस इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये फ्लेम बस क्या करेगी, इसको एनर्जी देने का काम करेगी। तो बस फ्लेम इधर बस हमने ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम यूज कर लिया। तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के अंदर अल्कली मेटल आपके क्या करते हैं, कलर शो करते हैं। क्यों शो करते हैं उसका रीजन बता चुका हूं, क्योंकि जब ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम हम देंगे तो इलेक्ट्रॉन लो लेवल टू हाई लेवल जाएगा, और जब वापस आएगा हाई लेवल से लो लेवल की तरफ
तब वो एनर्जी रिलीज करता है और वो एनर्जी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को कॉरस्पॉन्ड करती है और हर एक वेवलेंथ कुछ कलर, किसी पर्टिकुलर कलर को कॉरस्पॉन्ड करता है, इस करके वो कंपाउंड कलर शो करता है। क्लियर है बात? तो अब बात करें तो इनका कलर यार आपको याद रखने हैं। इसकी एक मैंने अपने तरफ से ट्रिक बनाई हुई थी जब मैं अपनी जेई की तैयारी कर रहा था, तो आप भी उसको कर सकते हो। मेरी बनाई हुई ट्रिक है, कहीं से कॉपी नहीं की हुई है, ठीक है ना। तो देखो बात करें, पहले तो देखो ये आपके फर्स्ट ग्रुप है ना, तो बस इसका कलर है क्रिम्सन रेड, लिथियम का कलर है क्रिम्सन रेड, इसका सोडियम का कलर क्या शो होता है, येलो, पोटेशियम का वॉयलेट, रुबिडियम का रेड वॉयलेट, सीजियम का ब्लू। इसको आप याद कैसे करोगे, तो मैंने एक छोटी सी लाइन बनाई है, क्रिम्सन यादव वीर बलवान। ये मेरे तरफ से एक लाइन है, अब ऐसे करोगे तो बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा। क्या है? क्रिम्सन यादव वीर बलवान। क्रिम्सन का मतलब क्रिम्सन रेड है ना, क्रिम्सन से मतलब क्रिम्सन रेड, यादव से मतलब येलो, यादव से मतलब येलो, वीर के मतलब क्रिम्सन, क्रिम्सन एक क्रिम्सन यादव भाई साहब है कोई अपने, वो वीर और बलवान है, बस सिंपल सा फंडा ए है। तो वीर का मतलब क्या, वीर का पहला जो वी आई है उसका मतलब वॉयलेट, और बाद में लिखा देखो आर और छोटा सा एक वी लिखा है मैंने, तो बस वो छोटा सा एक वी है, आपके माइंड में अपने आप ही छप जाएगा। तो रेड वॉयलेट, आर वी का मतलब रेड वॉयलेट, ठीक है ना। और उसके बाद लिखा है बलवान, तो बलवान का मतलब ब्लू। तो ऐसे आप इस लाइन से इनके कलर को याद रख सकते हो, क्रिम्सन यादव वीर बलवान, क्रिम्सन यादव वीर बलवान। तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में कलर शो करते हैं, इस करके इनको यूज कर सकते हैं या तो इनको डिटेक्ट कर सकते हैं बाय द ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम टेस्ट। तो सिंपल सा फंडा ए है। क्लियर है बात? तो इधर तक क्लियर है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्लियर है अपने को। अब बात करें आगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की, वैसे तो ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर की बात करें तो याद रखो, इधर भी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि वो क्या करने लग जाते हैं, जिसका मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। एक गलती ना कर देना, इधर एक गलती ना कर देना, क्योंकि वो वंडर वॉल का कंसेप्ट था, वो वंडर वॉल का कंसेप्ट था और वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में लगता था। इधर क्या है, इधर आपके पता है आपके पास मेटल है, तो मेटल क्या बनाएंगे, मेटालिक बॉन्ड बनाएंगे। मेटल्स क्या बनाते हैं, आपके मेटल्स हैं, मेटल्स क्या बनाते हैं, मेटालिक बॉन्ड। और मेटालिक बॉन्ड्स मैंने आपको समझाया था, मेटालिक बॉन्ड्स मैंने आपको समझाया था क्या होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं। तो जितने ज्यादा मेटल्स अपने क्लोज होंगे, जितने ज्यादा मेटल्स क्लोज होंगे उतनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी, उतनी ज्यादा फोर्स होगी, ठीक है ना। तो जितनी और दूसरी बात, दो चीजें अपने आप क्लोज कब होंगी, जितना साइज छोटा होगा उतना ही एक दूसरे के क्लोज होंगी, जितना साइज छोटा होगा उतनी ही एक दूसरे के क्लोज होंगी। और जितना साइज ज्यादा होगा, जैसे मान लो हमने एक साइज ए ले लिया है ना, एक साइज ए ले लिया, एक साइज ए ले लिया, तो उनके बीच में डिस्टेंस भी ज्यादा हो जाएगा। तो जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी कम हो जाएगी। तो जितना छोटा साइज होगा, जितना छोटा साइज होगा उतनी ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। कंसेप्ट ऑफ लैटिस एनर्जी, कंसेप्ट ऑफ लैटिस एनर्जी, क्योंकि जो आपके मेटल्स हैं ये आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं, तो इधर आप लैटिस एनर्जी का कंसेप्ट लगाओगे, ना कि किसका, वंडर वॉल वाला। तो इधर लैटिस एनर्जी का कंसेप्ट लगेगा। और मैंने आपको लैटिस एनर्जी का कंसेप्ट कराया था केमिकल बॉन्डिंग में, उधर मैंने आपको बताया था कि जितना छोटा साइज होगा उतनी ही ज्यादा एक दूसरे का क्लोजनेस होगी, तो उतना ही बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो इस करके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा लिथियम का। फिर मतलब सबसे जितना छोटा होगा उसका उतना मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा या बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि इधर मेटालिक बॉन्ड बन रहा है, एक आयोनिक बॉन्ड बन रहा है, लैटिस एनर्जी का कंसेप्ट यूज हो रहा है, ना कि वंडर वॉल का। यही केमिकल बॉन्डिंग की इंपॉर्टेंस है और यही केमिकल बॉन्डिंग की पावर है कि अगर आप केमिकल बॉन्डिंग कर लोगे तो आपको सब कुछ, देखो हो सारा एस ब्लॉक पी ब्लॉक ऐसे भी जाएगा, ऐसे भी आप चाहो तो जैसे आप हमेशा याद करते आए हो तो वैसे भी आप याद कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन मैं चाहता हूं कि केमिकल बॉन्डिंग जब हमने किया हुआ है तो उसको हम यूज क्यों नहीं कर रहे हैं। हमको आता है लेकिन अप्लाई करना हम सीख नहीं रहे हैं, तो याद करना पड़ेगा। फिर रट लो, फिर ना लेकिन कहना कि इनऑर्गेनिक में सब कुछ याद करने वाला होता है।
हाँ मानता हूं इनऑर्गेनिक में थोड़ी परसेंटेज ज्यादा है याद करने वाली, लेकिन मैं तब भी गारंटी देता हूं कि 80 to 85% तो बिना याद किए हो जाता है, बिना याद किए हो जाता है। जब मुझे पता है, मैंने सब कुछ कंसेप्चुअल वे में किया है तो मुझे पता है 10-15% है कि हाँ आपको करना पड़ेगा याद, वो सब में ही करना पड़ता है किसी ना हर एक सब्जेक्ट में। फिजिक्स में आप सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स करते हो तो करते हो ना याद, तो ये नहीं कह सकते कि फिजिक्स में याद नहीं करना होता, इसमें करना होता। आपके लेवल में तो हर एक चीज में कुछ ना कुछ आपको याद करना होगा। जब आप हायर लेवल्स में जाओगे तो ना आपको ज्यादा फिजिक्स में याद रखना होता है, ना केमिस्ट्री में, ना मैथ में, क्योंकि उस टाइम आप फिर कंसेप्ट में आ जाते हो। पीएचडी लेवल पे आओगे तो आप थीसिस लिखते हो, कंसेप्ट लिखते हो, ठीक है ना। लेकिन आपके लेवल पे आओगे कुछ ना कुछ चीजें याद रखनी होगी, नहीं तो समझाने बैठेंगे तो कंसेप्ट आपके सिलेबस से बियॉन्ड होगा। क्लियर है बात। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का उधर समझ आया, क्योंकि इधर मेटालिक बॉन्ड बनता है, इस करके जितना छोटा साइज होगा उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। तो इसका साइज सबसे छोटा है तो इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। इसका साइज सबसे ज्यादा है, इस करके इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो ये आपका आ जाएगा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। क्लियर है बात। तो इधर तक होगी बात। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, जहां से मेजरली क्वेश्चन आ भी जाते हैं, ठीक है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि केमिकली कैसे कैसे रिएक्शन शो करता है, केमिकली कैसे रिएक्टिव है। तो सबसे पहले बात करते हैं रिएक्टिविटी विद एयर, कि एयर जो आपकी है प्रेजेंट उसके साथ इसकी रिएक्टिविटी कैसे है। तो सबसे पहली बात, एयर में आपका क्या क्या है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है। बेसिकली मेजरली अमाउंट तो इसी का है, ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का। तो एयर में आपका ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है। तो पहले बात करें ऑक्सीजन की, तो लिथियम जो है, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना। लिथियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो आपका ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, ऑक्साइड। ऑक्साइड क्या होते हैं, ऑक्साइड क्या होते हैं, देखो ये आ सकता है क्वेश्चन, इसलिए कह रहा हूं ध्यान से समझ लेना। ऑक्साइड क्या होते हैं, ऑक्साइड सिंपली वो होते हैं जब एक ऑक्सीजन में दो नेगेटिव चार्ज हो, एक ऑक्सीजन पे दो नेगेटिव चार्ज हो तो उनको हम बोलते हैं ऑक्साइड। तो इधर आपका लिथियम ऑक्साइड बना है Li2O, और आपको पता है कि अल्कली मेटल्स में कितना चार्ज आता है, +1। तो इधर दो आपके +1 है तो इधर इस पे क्या आएगा, -2 ऑक्सीडेशन नंबर इसका आएगा। तो इधर ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज है तो उसको बोलते हैं ऑक्साइड। जब ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज हो तब उसको बोलते हैं ऑक्साइड। तो लिथियम क्या करता है, ऑक्सीजन से कंबाइन होके आपका ऑक्साइड बनाता है, ठीक है ना। सोडियम क्या करता है, आपसे ऑक्सीजन से कंबाइन होके पेरोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, पेरोक्साइड। पेरोक्साइड क्या होते हैं, जब हर एक ऑक्सीजन पे आपका -1 चार्ज हो तब उसको बोलते हैं पेरोक्साइड। ऑक्साइड में एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, पेरोक्साइड में हर एक ऑक्सीजन पे -1 चार्ज। तो इधर देखो जैसे आपका Na2O2 तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालना सीख पा रहे हो ना। देखो दो सोडियम है तो +2 चार्ज इधर आया, +2 ऑक्सीडेशन आया, और 2 ऑक्सीजन है तो इसको मान लेते हैं 2x, इसको मान लेते हैं 2x। तो ऐसे आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हो तो आपका x क्या आ जाएगा, -1। x क्या आ जाएगा आपका इधर से -1। आई होप आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है यार, नहीं तो बात खराब हो जाएगी। रिडॉक्स रिएक्शन थोड़ा सा देख लो, एक वीडियो में कंप्लीट किया हुआ है, क्योंकि अब इतना सब तो नहीं समझा पाएंगे ना, क्योंकि दूसरा पूरा रिडॉक्स रिएक्शन फिर से समझाना होगा, ठीक है ना। तो समझ सकते हो, उतना नहीं समझा पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक हो गया यार, बहुत ज्यादा बेसिक हो गया। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1। इस केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -1। इस केस में था 2। और एक बाकी जितने भी मेटल हैं आपके, बस लिथियम आपका क्या बना रहा है, ऑक्साइड, सोडियम आपका बनाता है पेरोक्साइड, और बाकी जितने भी आपके मेटल बचे जैसे कि पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे आपके बनाते हैं सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड क्या होता है, सुपर ऑक्साइड क्या होता है, जब एक ऑक्सीजन पे -1/2 चार्ज हो तब उनको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। जैसे आप देख पा रहे हो MO2, MO2 मतलब आप M की जगह कोई भी ले सकते हो। जैसे पोटेशियम की बात करें, KO2 ले तो ऑक्सीजन पे इधर क्या चार्ज आएगा, देखो कोई भी अल्कली मेटल हो उस पे हमेशा +1 चार्ज ही होगा। पहली बात तो इतना याद रखो, क्योंकि अल्कली मेटल तो वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हमेशा +1 ही शो करेंगे। तो इधर आपका पोटेशियम कितने हैं, एक, तो एक +1 चार्ज ये आया, और 2x = 0 ए आपका आया। तो इधर से ऑक्सीडेशन नंबर x क्या आया आपका, -1/2।
तो x आया आपका -हाफ। तो इधर हर एक ऑक्सीजन पे क्या ऑक्सीडेशन नंबर है, -हाफ। तो इसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड, इसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। तो ये बात क्लियर रखना, कभी बच्चों को क्लियर ही नहीं होता कि ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड और परऑक्साइड में फर्क क्या होता है। ऑक्साइड क्या होता है, जब हर एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज हो तो उनको ऑक्साइड बोलते हैं। पेरोक्साइड क्या होता है, जब एक ऑक्सीजन पे -1 चार्ज हो तो उनको पेरोक्साइड बोलते हैं, और जब एक ऑक्सीजन पे -हाफ चार्ज हो तो उनको सुपर ऑक्साइड बोलते हैं। क्लियर है बात। अब मेन बात करें तो आपको क्या याद रखना है कि लिथियम आपका ऑक्साइड बनाता है, सोडियम आपका पेरोक्साइड बनाता है, बाकी जितने भी हैं आपके सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। लिथियम आपका ऑक्साइड बनाता है, सोडियम आपका पेरोक्साइड बनाता है, बाकी जितने भी आपके मेटल्स हैं वो सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। क्लियर है बात। तो पहली प्रॉपर्टी इसको आप याद रखेंगे, ठीक है ना। एक और बात करें तो लिथियम शो एक्सेप्शनल बिहेवियर, इट रिएक्ट डायरेक्टली विद नाइट्रोजन। देखो आपको मैंने बताया हम एयर के साथ रिएक्टिविटी की बात करें तो एयर में आपकी नाइट्रोजन भी है, तो बाकी जितने भी आपके सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम है, ये आपके जो मतलब जो आपके इधर सराउंडिंग में नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसे डायरेक्ट नहीं अट्रैक्ट करते, मतलब डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करते। हमें कुछ कंडीशन लेनी पड़ती है, कुछ टेम्परेचर, प्रेशर या कोई कैटलिस्ट यूज करना पड़ता है। लेकिन लिथियम एक एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है। लिथियम डायरेक्टली रिएक्ट कर जाता है नाइट्रोजन से और बना देता है नाइट्राइड, लिथियम नाइट्राइड। एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ लिथियम। तो लिथियम नाइट्रोजन से डायरेक्ट कनेक्ट होकर या डायरेक्ट रिएक्शन करके लिथियम नाइट्राइड आपका बना देता है। तो यहाँ पे ये साथ में याद रखेंगे, ठीक है ना। That's why they are normally kept in kerosene oil। इसी करके इनको केरोसिन ऑयल में रखते हैं। केरोसिन ऑयल क्या होता है, हमारे इधर तो पंजाब में या यूपी में मिट्टी का तेल बोलते हैं। अब आपके पता नहीं उधर क्या बोलते हो, मुंबई में शायद गासलेट बोलते हैं, पता नहीं कि सही बोल रहा हूँ कि नहीं। केरोसिन ऑयल तो आपको कम से कम पता होगा, इंग्लिश में तो सबको ही पता होगा, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा फील देने के लिए मैंने वर्ड बोल दिए, ठीक है ना। इसी करके इनको केरोसिन ऑयल में रखते हैं। केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं, क्योंकि ये सराउंडिंग से बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। आपके सराउंडिंग में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, तो सराउंडिंग से बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। तो एक हाईली रिएक्टिव है, इस करके कि रिएक्शन ना करें, इस करके इनको हम जो जनरली केरोसिन ऑयल में रखते हैं। तो आपसे कभी कभी पूछ भी सकते हैं कि इनको हम कहाँ रखते हैं, इनको बोलोगे आप कि इनको केरोसिन ऑयल में रखते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कहाँ रखते थे, हमने हाइड्रोजन में किया था, कहाँ रखते थे उसको, वैक्स लाइन ग्लास में, वैक्स्ड लाइन ग्लास में और डार्क में रखते थे। तो ये सब बातें हाइड्रोजन में कर चुके हैं, ठीक है ना। इतना क्लियर है, पहली बात, पहली केमिकल प्रॉपर्टी क्लियर है, ठीक है ना, कि ये लिथियम आपका ऑक्साइड, सोडियम आपका पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड आपके बाकी मेटल। देखो हर एक चीज में बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आपको इधर ही सब कुछ याद हो जाए, ठीक है ना, और कोई दूसरा मैं कोई शौक नहीं है कि बार बार बोलूं, ठीक है ना। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें, रिएक्टिविटी विद वाटर। तो ये इसकी बात हम स्टार्टिंग में बात कर चुके थे जब हम अल्कली मेटल्स की डेफिनेशन दे रहे थे कि जब वाटर से रिएक्ट करते हैं, एम का मतलब इधर क्या है मेरा, कोई भी मेटल है। देखो जब मैंने एम लिया था, पहले मैंने एम लिया था तो उधर मैं लिखा था पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। लेकिन जब मैंने एम कहीं और कहीं अगर मैं एम यूज कर रहा हूं और उधर मैंने कोई चीज स्पेसिफिकली लिखी नहीं है तो उस एम का मतलब क्या होगा कि सारे ही अल्कली मेटल्स हैं, क्योंकि सारी मेटल है। तो इधर एम जो है सारे ही हैं, लेकिन जब मैंने इधर एम यूज किया था तो मैंने लिखा था पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है। तो ये बात क्लियर रखना कि इस केस में जो एम था आपके A3 थे और इस केस में आपके सारे ही एम है, लिथियम भी, सोडियम भी, पोटेशियम भी, रुबिडियम भी, सीजियम भी, ठीक है ना। तो अल्कली मेटल क्या करते हैं, वाटर से रिएक्ट करके आपके मेटल हाइड्रोक्साइड दे देते हैं, जैसे लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब दे देते हैं और साथ में वाटर दे देंगे, चलो वो बात तो अलग है। तो वाटर से भी रिएक्शन करके आपको लिथियम हाइड्रोक्साइड दे देते हैं जो अल्कलाइन इन नेचर होते हैं, मतलब बेसिक इन नेचर होते हैं, क्योंकि OH ग्रुप इधर प्रेजेंट है, ठीक है ना। दूसरी बात, उसके बाद बात करें आगे रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ इसकी रिएक्टिविटी। तो देखो सिंपल सी बात है, मेटल है, ठीक है ना, अल्कली मेटल है, हाइड्रोजन से रिएक्ट करके आपका मेटल हाइड्राइड बना लेगा। क्या बना लेगा, मेटल हाइड्राइड। सिंपल सा फंडा ये है कि लिथियम जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, लिथियम जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो आपका लिथियम हाइड्राइड बना लेगा। तो ऐसे ही सोडियम हाइड्राइड बना लेगा। तो ऐसे ही सारे आपके मेटालिक हाइड्राइड बना लेते हैं, ऐसे ही सारे आपके मेटालिक हाइड्राइड बना लेते हैं। और याद रखना, आपसे कभी कभी पूछ लेते हैं
कि मतलब ये पूछ लेते हैं कि अल्कली मेटल्स के जितने भी हाइड्राइड हैं क्या सारे आयोनिक हैं, तो आप बोलोगे यस दे ऑल, इसके जितने भी हाइड्राइड हैं वो आयोनिक होते हैं। पहली बात ये क्लियर है, ठीक है ना। आगे बात करें रिएक्टिविटी विद हेलोजन, हेलोजन के साथ रिएक्टिविटी, X2 मतलब X से हम हेलोजन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हेलोजन्स मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ये सब, ठीक है ना। तो मेटल की जब हेलोजन से रिएक्ट कराएं तो आपके तब ये मेटल हैलाइड बन जाते हैं। पहले मेटल हाइड्राइड बने, अब मेटल हैलाइड बने, ठीक है। ये भी आयोनिक स्पीसीज है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी आपको याद रखनी है। एक्सेप्शन नहीं है, फजान रूल है। क्या है? फजान रूल। इसको जिसको आप काफी टीचर एक्सेप्शन बोलते हैं, तो जब एक्सेप्शन ही बोलना है तो केमिकल बॉन्डिंग कराया क्यों? जब केमिकल बॉन्डिंग को यूज करना ही नहीं सिखाया तो कराया क्यों? मुझे तो ये नहीं समझ आती। तो पहली बात तो ये समझो, मेटल जो हेलोजन के साथ रिएक्ट करता है तो आपके मेटल हैलाइड बनते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन नहीं कहूंगा लेकिन आपको आदत बनी हुई है तो इस करके मैं रिलेटेबल वर्ड यूज करता हूं कि आपको थोड़ा रिलेटेबल लगे, कुछ अलग सा ओट सा ना लगे, इस करके मैं यूज कर देता हूं। लेकिन मैं उसके खिलाफ हूं, मतलब कम से कम इन केसेस में तो खिलाफ हूं कि इनमें कौन सी एक्सेप्शन है यार। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, लिथियम हैलाइड जो होते हैं वो कोवलेंट होते हैं। क्यों कोवलेंट होते हैं? आपको मैंने फजान रूल कराया था कि स्मॉलर द साइज ऑफ कटायन ग्रेटर इज द कोवलेंट कैरेक्टर। कराया था कि नहीं कराया था? कराया था कि नहीं कराया था? बोलो। स्मॉलर द साइज ऑफ कटायन ग्रेटर इज द कोवलेंट कैरेक्टर। और लिथियम पॉजिटिव का साइज सबसे छोटा होता है, तो इसके हैलाइड जो होंगे, इधर जो आपका लिथियम है उसका जो हैलाइड होगा वो सब उसका उसमें कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। तो वही बस बात लिखी है कि जितने भी हैलाइड होते हैं वो आपके आयोनिक होते हैं, लेकिन लिथियम हैलाइड जो है आपका वो कोवलेंट नेचर का होता है। तो एक कंसेप्चुअल वे में है यार, इसको आप एक्सेप्शन नहीं कह सकते क्योंकि स्मॉलर द साइज ऑफ कटायन ग्रेटर इज द कोवलेंट कैरेक्टर बिकॉज ग्रेटर इज द पोलराइजिंग पावर। ठीक है ना, ज्यादा डीप चलेगा, इतना नहीं जाने की जरूरत है अब, लेकिन बता रहा हूं कि कंसेप्ट है, बता रहा हूं कि कंसेप्ट है, ठीक है ना। तो ये याद रखेंगे आप, ठीक है ना, कि जब हाइड्राइड, सारे के सारे हाइड्राइड आयोनिक होते हैं, ठीक है ना, सारे के सारे आपके हैलाइड भी आयोनिक होते हैं, बस एक्सेप्ट लिथियम हैलाइड को छोड़ के, लिथियम हैलाइड्स को छोड़ के बाकी जो हाइड्राइड हो, जो हैलाइड हो, वो सारे आयोनिक होते हैं, बस लिथियम हैलाइड को छोड़ के। क्लियर है बात? तो ये बात होगी आगे अपनी। उसके बाद रिड्यूसिंग नेचर, इनका एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग नेचर होता है, आपको भी सिंपली पता है कि मेटल्स हैं, मेटल जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं। तो रिड्यूसिंग नेचर का मतलब क्या कि दूसरों को रिड्यूस कर दे, मतलब दूसरों को इलेक्ट्रॉन दे दे। हाँ, तो इजिली इलेक्ट्रॉन दे देते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर देते हैं, तो दूसरों को इजिली दे देते हैं, तो उन दूसरों को रिड्यूस कर देते हैं। जनरली कहने का मतलब ये है, देखो रिड्यूस का मतलब यही होता है ना कि किसी को इलेक्ट्रॉन दे दे, तो मेटल्स हैं ये इजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं तो दूसरों को दे देंगे, तो इनका एक अच्छा रिड्यूसिंग नेचर होता है। तो रिड्यूसिंग नेचर, ऑल अल्कली मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है बात? इसमें एक छोटा सा पॉइंट और प्यारा सा पॉइंट जो एनसीईआरटी छुपा के रखता है, लिथियम बीइंग मोस्ट एंड सोडियम इज लीस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, इसको आप याद रखेंगे, इसको आप याद रखेंगे कि लिथियम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है और पोटेशियम सबसे लीस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। स्टेटमेंट बहुत पावरफुल है, इसको आप याद रखेंगे कि लिथियम, अगर आपसे कोई पूछे कि लिथियम का रिड्यूसिंग मतलब किसका फर्स्ट ग्रुप में सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर किसका है, तो लिथियम का। सबसे कम किसका है, तो पोटेशियम का। सबसे कम सॉरी किसका है, आपका सोडियम का। सबसे कम किसका है, सोडियम का। तो ये आप स्टेटमेंट को याद रखेंगे। क्लियर है बात? आगे बात करें, ठीक है, अगली प्रॉपर्टी को देखें, सोल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी प्रॉपर्टी है, कभी कभी इससे क्वेश्चन आता भी रहता है, काफी टाइप के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। सोल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया, कि जब अल्कली मेटल्स लिक्विड अमोनिया से रिएक्शन करते हैं तो उसका जो सोल्यूशन बनता है उसके बारे में देखना है। तो मेटल है आपका, मेटल अमोनिया से रिएक्ट किया, X+Y लिया मैंने कि X+Y मतलब एक कोई स्टाइकोमेट्री है, कोई जैसे आपका अगर हम जैसे बात करें 5 मोल अमोनिया अगर हम ले, तो 5 मोल अमोनिया को बस हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया कि 2+3, है ना, हमने बस ऐसे रिप्रेजेंट किया 2+3 अमोनिया कि X मतलब किसी को हमने X मान लिया, किसी को Y, बस उसको हमने वैसे रिप्रेजेंट किया है ना। तो बस सिंपल सा फंडा यही है।
और देखो अब क्या हुआ, जब मेटल आपका अमोनिया से रिएक्ट करता है, लिक्विड अमोनिया से, तो आपका एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनता है मेटल अमोनिया के साथ, जिसमें मेटल अमोनिया के साथ एक्स से ऐसे लिंक होते हैं। मेटल है, अमोनिया है, और कितने अमोनिया है, एक्स। तो एक्स अमोनिया ने देखो इधर एक्स प्लस वाई मोल ऑफ अमोनिया थे, तो उसमें से एक्स मोल ऑफ अमोनिया ने अमोनिया क्या बना लिया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लिया मेटल के साथ। अब वाई मोल ऑफ अमोनिया बचे, तो वाई मोल ऑफ अमोनिया क्या करते हैं, देखो मैंने इधर इलेक्ट्रॉन लिखा है, अगर आपको दिख रहा हो तो इलेक्ट्रॉन लिखा है, तो ए क्या करते हैं, वाई मोल ऑफ अमोनिया जो है वो इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरैक्ट हो जाते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को इंटरैक्ट करके, जैसे आपका इलेक्ट्रॉन है तो ए, जैसे मान लो सपोज करो बीच में इलेक्ट्रॉन है, तो अमोनिया क्या करते हैं, अमोनिया ऐसे बीच में आके इलेक्ट्रॉन को इंटरैक्ट कर देते हैं, बीच में बंद कर देते हैं। तो एक आपका एक ऐसी स्पीसीज बन जाती है, एक क्या बनता है आपका कोऑर्डिनेट कंपाउंड, और एक ऐसा कंपाउंड जिसमें इलेक्ट्रॉन इंटरैक्ट होता है इन बिटवीन अमोनिया। तो इधर अमोनिया के वाई मॉलिक्यूल यूज हुए, तो ये आपको दो स्पीसीज मिलती हैं, ठीक है ना। इधर इलेक्ट्रॉन देखो, एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन के कारण बहुत सी अजीब सी चीजें होती हैं। पहली बात देखो, पहली बात तो सिंपली बात करें तो मेटल जब अमोनिया से रिएक्ट करता है, लिक्विड अमोनिया से, तो आपको एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड मिलता है और एक इलेक्ट्रॉन इंटरैप्टेड कंपाउंड मिलता है, ठीक है ना। अब इसके कारण होता क्या है, द रिजल्टेंट सोल्यूशन इज डीप ब्लू इन कलर, कंडक्टिव इन नेचर। देखो जो आपका रिजल्टेंट सॉल्यूशन मिला एक डीप कलर का होता है। किस कलर का होता है, डीप कलर का होता है। और किसी भी कंपाउंड का कलर क्यों होता है, इसका रीजन मैं आपको बता चुका हूं, क्यों किसी कंपाउंड का कलर होता है, ड्यू टू एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन मतलब जब हाई लेवल से या लो लेवल से एक्साइट होते हैं तब उनकी क्या होता है, कलर शो होता है। तो इधर आपका एक इलेक्ट्रॉन है, इधर आपका एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन के कारण इलेक्ट्रॉन के, इसके कारण आपका कलर शो होता है। तो इसी में लिखा द रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज डीप ब्लू कलर। आपसे कभी कभी पूछ भी लेते हैं, तो जो अमोनिया का सॉल्यूशन है वो किस कलर का होता है, तो आप बोलोगे डीप ब्लू कलर का, बहुत डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। कंडक्टिंग इन नेचर होता है। कंडक्टिंग नेचर में क्यों होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और इलेक्ट्रॉन की जब मूवमेंट होगी तो कंडक्टिंग इन नेचर हो गई, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के कारण कंडक्टिंग इन नेचर है। और पैरामैग्नेटिक है, इसको भी आप याद रखेंगे कि ये पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है ना। तो इस कारण, और ये तीनों प्रॉपर्टी किस करके शो हुई, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, इसको बोलते हैं अम्योनेटेड इलेक्ट्रॉन, की अमोनिया के अंदर इलेक्ट्रॉन मतलब ट्रैप्ड है, तो इस करके इसको बोलते हैं एमोनेटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो इस करके बोलते हैं एमोनेटेड इलेक्ट्रॉन। तो इसी कारण द रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज डीप ब्लू इन कलर, कंडक्टिंग इन नेचर एंड पैरामैग्नेटिक। तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है ना। याद भी क्या रखना, बस आपको ये चीज पता होगी तो अपने आप ये सब कुछ हो जाएगा। दूसरी बात करें, देखो एक चीज और, कभी कभी ये रिएक्शन एडवांस में मैंने देखी हुई है कभी कभी, ठीक है ना। तो क्या होता है जब अमोनिया का सॉल्यूशन, जो ये आपका अमोनिया का सॉल्यूशन है, जो आपका सॉल्यूशन बना, तो देखो इसमें क्या है, मेटल है, अमोनिया है और इलेक्ट्रॉन है, तीन स्पीसीज ही है। तो मेटल है, इलेक्ट्रॉन है और अमोनिया है। तो जब ये जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है आपका, इसको जब हम हीट करते हैं तो ये आपका अमाइड में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, मेटल अमाइड बना लेता है, मतलब जैसे लिथियम अमाइड LiNH2। तो आपके जब आपसे ऐसे पूछ, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आता है कि जब द रिजल्टेंट सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, लिक्विड अमोनिया, व्हेन अंडरगो हीटेड, या स्टैंडिंग भी कह सकते हैं इसको, कि स्टैंडिंग का मतलब भी सेम होता है कि लगातार हम हीट करते आ रहे हैं उसको स्लोली। तो जब हम उसको हीट करेंगे तो आपको क्या मिलता है, तो आप बोलोगे अमाइड मिलता है। जब हम रिजल्टेंट सॉल्यूशन को हीट करें तो हमें अमाइड मिलता है, साथ में हाइड्रोजन रिलीज होती है। कभी कभी ये भी पूछ सकते हैं कि आपकी कौन सी गैस रिलीज होती है, तो आप बोलोगे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो एक क्वेश्चन इस पे बन सकते थे यार, पहली बात इसका कलर पूछ सकते थे, आप बोलोगे डीप ब्लू कलर, कंडक्टिंग है कि नहीं, तो आप बोलोगे हाँ है। तीसरी बात ये पूछ सकते थे पैरामैग्नेटिक है कि नहीं, तो आप बोलोगे है। चौथी बात ये पूछ सकते थे क्या अमोनिया से, मतलब जब हीट करें तो, या स्टैंडिंग कहें कि स्टैंडिंग करने से हमें क्या मिलेगा, अमाइड मिलेगा, आप बता सकते हो, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। एक चीज और है, इन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इट चेंज टू ब्रोंज
एंड बिकम डाईमैग्नेटिक। कि जब इस सॉल्यूशन की जो अमोनिया का सॉल्यूशन है इसकी जब हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दें, इसकी जब कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दें तो ये ब्लू कलर से ब्रोंज कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ब्रोंज मेडल देखा होगा ना। तो ये क्या होता है, जब इस सॉल्यूशन को अमोनिया के सॉल्यूशन को कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दे तो ये ब्लू कलर से ब्रोंज कलर में कन्वर्ट हो जाता है और पैरामैग्नेटिक से डाईमैग्नेटिक बन जाता है। तो ये 5 टाइप के इससे क्वेश्चन बन सकते थे। इनको आप याद रखेंगे कि अमोनिया सॉल्यूशन में क्या क्या पॉइंट्स बन सकते हैं। पहला पॉइंट है कि जो आपका जो कलर शो करता है वो किस कारण शो करता है, तो आप बोलोगे अम्योनेटेड इलेक्ट्रॉन के कारण। दूसरी बात है पूछ सकते हैं कलर क्या होगा, तो आप बोलोगे डीप ब्लू कलर। तीसरी बात है पूछ सकते हैं कंडक्टिंग इन नेचर है कि नहीं, तो आप बोलोगे यस दीस आर कंडक्टिंग इन नेचर। चौथी बात है पूछ सकते हैं कि ये पैरामैग्नेटिक है कि नहीं, तो आप बोलोगे यस दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। पांचवी बात यह पूछ सकते हैं कि जब इनको हीट करें तो आपको क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे अमाइड मिलेगा। या तो छठवीं बात यह भी पूछ सकते हैं कि कौन सी गैस मिलेगी, तो आप बोलोगे हाइड्रोजन गैस मिलेगी। सातवीं बात यह पूछ सकते हैं कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में एक क्या हो जाता है इनके साथ, तो आप बोलोगे ब्लू कलर से ब्रोंज कलर में चेंज हो सकता है। और आठवीं बात यह भी पूछ सकते हैं कि जब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में एक पैरामैग्नेटिक होते हैं कि डाईमैग्नेटिक, तो आप बोलोगे डाईमैग्नेटिक होते हैं। तो 8 बातें ही 8 तरह के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। क्लियर है बात। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत टाइप के क्वेश्चन इसी स्टेटमेंट से, इसी 6th प्रॉपर्टी से आपके बन सकते हैं। क्लियर है बात। अब नेक्स्ट आगे मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट आगे देखते हैं। ठीक है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जितने कंसेप्ट हो सकते हैं साथ साथ में सीखते जाएं हम, कि ऐसा ना हो कि हम बस इनऑर्गेनिक को रखते जा रहे हैं। ठीक है ना, इसलिए मैं देखा होगा आपने, मैंने काफी चीजों की बहुत एक्सप्लेनेशन दी जो कि आपको कहीं ना एनसीईआरटी में दी जाती है ना कहीं बुक्स में दी जाती है। ठीक है ना। तो अब बात करें आगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स ऑफ अल्कली मेटल्स की। अल्कली मेटल्स के कंपाउंड के हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्साइड ऑफ अल्कली मेटल। ऑक्साइड ऑफ अल्कली मेटल की बात करते हैं। जैसे आपको पता है कि अल्कली मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, पेरोक्साइड बनाते हैं और सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। कि सिंपल सी बातें पता है आपको, लिथियम आपका ऑक्साइड बनाता है, सोडियम आपका पेरोक्साइड, बाकी सारे आपके सुपर ऑक्साइड। मैंने इधर जनरली Me लिया है हर एक के लिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा जबरदस्ती करोगे, अगर आप ज्यादा जबरदस्ती करोगे तो आपका क्या करता है, लिथियम भी सुपर पेरोक्साइड वगैरह बना सकता है ज्यादा जबरदस्ती करने पे। बहुत ही ज्यादा आप ड्रास्टिकली कंडीशन लगाओ, जनरली यही होगा। ठीक है ना, लेकिन मैंने इधर M लिखा हुआ है तो उससे कंफ्यूज ना होना। ठीक है ना। तो ऑक्साइड की बात करें, देखो ऑक्साइड ऑफ अल्कली मेटल, अब इनके हम कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं। तो बात करते हैं, जब ऑक्साइड की वाटर से रिएक्शन कराते हैं हम तो आपको मेटल हाइड्रोक्साइड मिलता है। सिंपल सा फंडा है। ऑक्साइड की हाइड्रेशन कराएं या वाटर से एडिशन कराएं तो आपको मेटल हाइड्रोक्साइड मिलेगा। पेरोक्साइड की हाइड्रेशन कराएं तो आपको मेटल हाइड्रोक्साइड तो मिलेगा ही, साथ में क्या मिलेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी मिलेगा। और अगर सुपर ऑक्साइड कराएं तो देखो मेटल हाइड्रोक्साइड तो तीनों में मिलेगा। इधर भी आपको MOH मिल रहा है, इधर भी आपको MOH मिल रहा है, इधर भी आपको MOH मिल रहा है। बस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट या नंबर ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज हो जा रहे हैं। जब आपने ऑक्साइड यूज किया तो आपको सिर्फ MOH मिल रहा था, जब पेरोक्साइड यूज किया तो MOH के साथ फ्री में आपको H2O2 भी मिल रहा था। जब लेकिन सुपर ऑक्साइड करेंगे से मतलब हाइड्रेशन करेंगे तो आपको मेटल हाइड्रोक्साइड तो मिल ही रहा है, H2O2 भी मिलेगा और साथ में फ्री में ऑक्सीजन भी मिलेगा। तो बस नंबर ऑफ प्रोडक्ट देख रहे हो इंक्रीज होते जा रहे हैं। पहले एक प्रोडक्ट मिल रहा था, अब आपको 2 मिले, तीसरी बार में 3 मिले। तो ऑक्साइड से आपको सिर्फ मेटल हाइड्रोक्साइड मिलता है, ठीक है ना। और पेरोक्साइड से आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी साथ साथ में मिलता है, मेटल हाइड्रोक्साइड तो सब में मिलेगा। और सुपर ऑक्साइड में आपको मेटल हाइड्रोक्साइड तो मिलेगा ही, H2O2 भी मिलेगा, इसमें जो मिला था इसमें भी मिलेगा और साथ में ऑक्सीजन भी मिलेगी। तो ये आप इसकी ऑक्साइड्स के जितने भी ऑक्साइड हैं इनकी हाइड्रेशन वाली भी याद रखना कि इनकी जब हम वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा। तो लिथियम ऑक्साइड की आप जब वाटर से रिएक्शन कराओगे तो आपको बस LiOH मिलेगा। अगर आप Na2O2 की क्या वाटर से रिएक्शन कराओ तो आपको क्या मिलेगा, आपको NaOH भी मिलेगा और साथ में H2O2 भी मिलेगा। लेकिन अगर आप KOH की रिएक्शन कराओ, ऑक्सीजन KOH की रिएक्शन कराओ वाटर से तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा, देखो KOH की अगर KOH कह रहा हूं, आप अगर KO2 की रिएक्शन कराओ आप वाटर से तो आप KOH भी मिलेगा और H2O2 भी मिलेगा, साथ में ऑक्सीजन भी मिलेगा। तो ये याद रखना, ऑक्साइड आपके हाइड्रोक्साइड ही देते हैं,
ठीक है, पेरोक्साइड आपके हाइड्रोक्साइड के साथ साथ आपको पेरोक्साइड भी देता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और इधर आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ साथ ऑक्सीजन भी मिलता है। क्लियर है बात? आगे बात करें ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज देख रहे हैं हम ना, कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे थे, तो इसके हमने कैरेक्टरिस्टिक देख लिया कि ऑक्साइड आपके क्या दे रहे हैं, पेरोक्साइड क्या दे रहे हैं, सुपर ऑक्साइड क्या दे रहे हैं। और बात करें और छोटा सा पॉइंट और, ऑक्साइड एंड पेरोक्साइड आर कलरलेस। जो आपके ऑक्साइड होते हैं या पेरोक्साइड होते हैं वो कलरलेस होते हैं, ठीक है ना, बट सुपर ऑक्साइड आर येलो या ऑरेंज कलर के होते हैं। तो ये छोटा सा पॉइंट भी आप याद रख सकते हो कि ऑक्साइड और पेरोक्साइड आपके कलरलेस होते हैं, ठीक है ना, सुपर ऑक्साइड आपके येलो या ऑरेंज कलर के होते हैं। क्लियर है बात? आगे बात करें, नेक्स्ट बात करें सेकंड पॉइंट की, हैलाइड्स के बारे में, कि अल्कली मेटल के हैलाइड्स के बारे में। जैसे हमने बात की थी, कहाँ की थी इसकी बात, हैलाइड्स, जो अल्कली मेटल के हैलाइड्स होते हैं, इसके बारे में बात करें तो डेल्टा एच मतलब डेल्टा एच एफ का मतलब क्या, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सिंपल सा कंसेप्ट है केमिकल इक्विलिब्रियम का। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बिकम मोर नेगेटिव डाउन द ग्रुप एक्सेप्ट फ्लोराइड। तो ये आप याद रखेंगे कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बिकम मोर नेगेटिव डाउन द ग्रुप। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, डाउन द ग्रुप मोर नेगेटिव होती है। देखो जैसे आपका क्या है, जैसे आपका ये है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये आपका है, तो ये आपका डाउन द ग्रुप भी है ना, मतलब ये तो मैंने ऐसे लिख दिया, लेकिन यही आपका डाउन द ग्रुप भी ऐसे ही होगा। तो डाउन द ग्रुप आप जैसे जैसे आओगे तो आपके जो हैलाइड्स बनते हैं उसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इंक्रीज होती है। मतलब सिंपल सी बातें करें, जैसे आपने इधर, जैसे हम डाउन द ग्रुप ले लें, जैसे हमने मान लो किस एक्सेप्ट, मैंने देखो लिखा है एक्सेप्ट फ्लोराइड, तो आप कोई भी एक ले सकते हो, जैसे ब्रोमीन ले लें, जैसे आप ब्रोमीन ले लो, ठीक है ना, तो ये आपके हैलाइड हो गए सारे, ठीक है ना, ये आपके हैलाइड्स हो गए, तो ये मैंने हैलाइड्स ले लिए, ठीक है ना। तो कहना मैं इस पॉइंट से चाहता हूं कि जो डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन है वो मोर नेगेटिव होती है डाउन द ग्रुप, कि इसकी जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी और ज्यादा नेगेटिव होगी एज कंपेयर टू इनके। मतलब इसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सबसे ज्यादा होगी, इसकी उससे कम होगी। मतलब जब आप इधर जाओगे, मतलब अबव द ग्रुप जाओगे तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डिक्रीज होगी, और डाउन द ग्रुप आओगे तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और नेगेटिव होते जाएगी। बस एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्लोराइड, ठीक है, फ्लोरीन के केस में काम अलग होगा। बाकी जाइए आप ब्रोमीन ले लो, ठीक है, आयोडीन ले लो, कुछ भी ले लो, तो आपका वही चीज फॉलो होगी कि डाउन द ग्रुप डेल्टा एच एफ नेगेटिव और होती जाएगी। लेकिन फ्लोरीन का अगर केस ले लें, जैसे हमने फ्लोरीन ले लिया सब में, तो आपको पता है कि लिथियम और फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, दोनों का साइज छोटा है, दोनों सिमिलर साइज के हैं। तो जितने सिमिलर साइज के आपस में क्लोज आएंगे उतनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी, या कहें, ठीक है ना, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जो लिथियम हैलाइड होते हैं वो कोवलेंट होते हैं, तो इधर ओवरलैपिंग होगी ना कि आयोनिक बॉन्ड, तो इधर उतनी ही अच्छी ओवरलैपिंग होगी। इसी करके फ्लोराइड के केस में लिथियम फ्लोराइड की क्या होती है, लिथियम फ्लोराइड की डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन सबसे ज्यादा होती है। तो वही मैं लिखा कि अगर फ्लोराइड्स लें तो फ्लोराइड्स के केस में ऑपोजिट काम होता है। देखो बाकी जो भी हम लें, अगर हम आयोडाइड लें, क्लोराइड लें, ब्रोमाइड लें, तो डाउन द ग्रुप आपकी डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन और नेगेटिव होती है, लेकिन एक्सेप्ट फ्लोराइड्स के केस में नहीं होगा, क्योंकि फ्लोराइड के केस में लिथियम फ्लोराइड एक अच्छा बॉन्ड बनाएगा, एक दोनों छोटे छोटे हैं तो एक अच्छी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, अच्छी ओवरलैपिंग होगी। इस करके इसमें आपका उल्टा ऑर्डर आएगा, क्योंकि इधर ए कंपाउंड आपका जल्दी बनेगा, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो क्लियर है बात? तो याद रखेंगे डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन मोर नेगेटिव डाउन द ग्रुप एक्सेप्ट फ्लोराइड, ठीक है ना। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत सिंपल सा है। फ्लोराइड का सबसे ज्यादा होगा, उसका क्लोराइड का, ब्रोमाइड का, आयोडाइड का। मतलब कि अगर आप जितने भी आपके फ्लोराइड्स हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, अगर इनके जगह हम आयोडीन ले लें, सब में अगर हम आयोडीन ले लें, ठीक है ना, तो उनका फ्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट आयोडाइड से ज्यादा होगा। सिंपल सा रीजन आप बता भी सकते हो, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है,
फ्लोरीन का साइज छोटा होता है तो एक दूसरे क्लोज न्यूक्लियस ज़्यादा क्लोज होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, इस करके आपकी क्या होती है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है फ्लोराइड्स का। तो क्लोराइड का जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फ्लोराइड का सबसे ज़्यादा, फिर क्लोराइड का, फिर ब्रोमाइड का और सबसे कम आयोडाइड का होता है। क्लियर है बात? तो छोटी सी चीज़ें थी, इसको आप अपने माइंड में रखेंगे। क्लियर है? अब नेक्स्ट बात करें आगे, तो देखो ये दो चीजें मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है, बहुत ही कंसेप्चुअल कंसेप्ट है, ये एडवांस में आ सकता है क्योंकि इसमें एडवांस का रीजन हो सकता है। देखो आपको दो कंपाउंड है, एक लिथियम फ्लोराइड और एक सीजियम आयोडाइड में दो कंपाउंड लिए, दोनों की ही सोल्युबिलिटी लो है, दोनों की ही सोल्युबिलिटी लो है। लिथियम फ्लोराइड भी कम सोल्यूबल है, सीजियम आयोडाइड भी कम सोल्यूबल है, लेकिन दोनों के रीजन अलग है। आपसे एडवांस में यही पूछ सकते हैं कि आपको पता देखना और चेक करना चाहते हैं कि आपके अंदर फील है कि आपने रटा ही हुआ इनऑर्गेनिक को बाकी बच्चों की तरह। तो आपको बस इतना बताना है कि लिथियम फ्लोराइड की सोल्यूबिलिटी कम क्यों है और सीजियम आयोडाइड की सोल्यूबिलिटी कम क्यों है। तो देखो लिथियम फ्लोराइड की बात करें, लिथियम फ्लोराइड, तो मैंने अभी बात करके हटा कि लिथियम फ्लोराइड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, ठीक है ना, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। तो सोल्युबिलिटी का मतलब क्या कि जब इसको हम किसी जैसे हम NaCl है, जैसे आपका NaCl होता है, तो हम NaCl को पानी में डालें तो आपके सोडियम आयन अलग हो जाते हैं, Cl नेगेटिव आयन अलग हो जाते हैं, उसी को हम सोल्युबिलिटी बोलते हैं कि जब आपके सोडियम के आयन अलग हो जाए, Cl नेगेटिव का आयन अलग हो जाए, तो उसी को हम सोल्युबिलिटी बोलते हैं कि आयंस में डिसोसिएट हो जाए। लेकिन आपका लिथियम फ्लोराइड है, तो लिथियम फ्लोराइड में आपको पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है, बहुत ही अच्छी लैटिस एनर्जी होती है, इसकी लैटिस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इस करके इसकी मतलब इनको सेपरेट करना टफ होता है, इस करके इनकी सोल्युबिलिटी कम होती है। तो लिथियम फ्लोराइड हैज लो सोल्युबिलिटी ड्यू टू हाई लैटिस एंथैल्पी, क्योंकि इनकी लैटिस एंथैल्पी हाई होती है, इस करके इनकी सोल्युबिलिटी लो होती है। अब बात करें कि सीजियम आयोडाइड की लो सोल्युबिलिटी क्यों होती है, तो सीजियम आयोडाइड के केस में देखो क्या रीजन है, ये आपका है सीजियम आयोडाइड, ये है आपका सीजियम आयोडाइड। इसमें क्या हो रहा है, सीजियम आयोडाइड इज लो की सोल्युबिलिटी लो है ड्यू टू लो हाइड्रेशन एनर्जी। देखो इधर लैटिस एनर्जी तो उतनी कोई खास फैक्टर नहीं है, क्योंकि लैटिस एनर्जी देखो क्योंकि दोनों का साइज ही बहुत ज्यादा है, तो लैटिस एनर्जी तो रीजन नहीं हो सकता कि इनकी सोल्युबिलिटी लो है, क्योंकि लैटिस एनर्जी के अकॉर्डिंग देखें तो ये तो बहुत इजीली हम सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही बहुत लार्ज मॉलिक्यूल है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमी होगी, जल्दी सेपरेट हो जाएंगे। तो इनमें मेल्टिंग पॉइंट, तो दूसरा और क्या रीजन हो सकता है कि इनकी सोल्युबिलिटी कम है, तो रीजन है हाइड्रेशन एनर्जी, कि सीजियम की हाइड्रेशन एनर्जी सबसे कम होती है, तो जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम होती है तो वाटर से अट्रैक्शन उसकी उतनी कम होगी, इस करके उसकी सोल्युबिलिटी उतनी कम होगी। बस ये दो फैक्टर हैं, दो रीजन है, बहुत इंटरेस्टिंग रीजन है। पूछ सकते हैं कि लिथियम फ्लोराइड और सीजियम आयोडाइड दोनों की ही सोल्युबिलिटी कम होती है, लेकिन रीजन बताओ इसकी किस कारण होती है और उसकी किस कारण होती है। तो लिथियम फ्लोराइड की ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी और सीजियम आयोडाइड की ड्यू टू लो हाइड्रेशन एनर्जी। क्लियर है बात? अब आगे बात करें, ठीक है ना, आगे देखते हैं, ठीक है, तो हम उसी की प्रॉपर्टीज की बात करते जा रहे हैं, आगे कंपाउंड्स देखते जा रहे हैं। ये मैंने जो आपके अल्कली मेटल्स हैं वो दो कंपाउंड बनाते हैं, एक कार्बोनेट्स होते हैं, एक हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस भी करेंगे। आपके जो आपके अल्कली मेटल्स हैं वो कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स बनाते हैं। कार्बोनेट्स क्या होते हैं, जैसे आपके CO3 ग्रुप हो, CO3 ग्रुप लगा हो किसी मेटल से तो उसको कार्बोनेट्स बोलते हैं। हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब HCO3 ग्रुप लगा हो तो उसको हम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। तो देयर कार्बोनेट्स मतलब अल्कली मेटल्स के कार्बोनेट्स ऑफ अल्कली मेटल्स, carbonate and hydrogen carbonate of alkali metals are highly stable to heat। कि जो सिंपल सा फंडा ये है कि अल्कली मेटल्स के कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट हाईली स्टेबल होते हैं हीट से। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि क्या इनके कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट हाईली स्टेबल होते हैं, तो आप बोलोगे यस, ठीक है ना। लिथियम कार्बोनेट आर नॉट सो स्टेबल, एक क्वेश्चन बन सकता है, ये तो चलो बहुत कम चांस होंगे क्योंकि ये तो सबको ही पता होगा, लेकिन पूछ सकते हैं
आपने अभी देखा कि कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट हाईली स्टेबल होते हैं, लेकिन लिथियम कार्बोनेट जो है वो उतने ज्यादा स्टेबल नहीं होते हैं लेकिन उतने ज्यादा नहीं होते जितने बाकियों की कंपैरेटिवली बात करें, जैसे सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, उनके कंपैरेटिवली बात करें तो लिथियम कार्बोनेट आर नॉट सो स्टेबल, उतने स्टेबल नहीं होते। लिथियम कार्बोनेट को जब हम हीट देते हैं तो मैंने बात की थी कि स्टेबल टू हीट होता है, लेकिन लिथियम कार्बोनेट को अगर हम हीट दें तो ये टूट जाता है, इस करके इसकी स्टेबिलिटी कम होती है, ये लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो इसको आप याद रखेंगे। और एक बात और याद रख सकते हो कि जो लिथियम का देखो पहली बात तो हमने की कि लिथियम कार्बोनेट आर नॉट सो स्टेबल। एक चीज इस पे भी बात कर सकते हैं, लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब LiHCO3, लिथियम HiCO3। तो ये बात करें तो वैसे आपके जितने भी हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं, मतलब अगर जैसे आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लो या पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लो, तो जितने भी आपके हाइड्रोजन कार्बोनेट हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लेकिन लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपका सॉलिड फॉर्म में नहीं होता। एनोमलियस बिहेवियर ऑफ लिथियम अभी बात करेंगे, ठीक है ना। तो लिथियम के दो चीजें याद रख सकते हो कि पहली बात तो आपको पता है कि जनरली कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट स्टेबल होते हैं हीट के, लेकिन लिथियम कार्बोनेट स्टेबल नहीं होता, और हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉलिड होते हैं जनरली, लेकिन लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं होता। तो ये आप याद रखोगे, ठीक है ना। आगे बात करें एनोमलियस बिहेवियर ऑफ लिथियम। लिथियम का एक चमत्कारी बिहेवियर के बारे में बात करेंगे। पहली बात तो इसका रीजन क्या है कि इसका इसका बिहेवियर अपने ग्रुप के बाकी मेंबर्स से अलग क्यों है। इसके दो रीजन है सिंपली। पहली बात तो स्मॉल साइज, इसका साइज छोटा है। दूसरी बात हाई पोलराइजिंग पावर, जितना छोटा साइज, स्मॉलर द साइज ऑफ कटायन हायर इज द पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन। तो इसकी हाई पोलराइजिंग पावर होती है द कंसेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है ना, या पोलराइजेशन की बात कर सकते हो, ठीक है। तो ये दो रीजन है जिसके कारण इसका अनोमलियस बिहेवियर है। अब अनोमलियस बिहेवियर के कारण होता क्या क्या है, तो कॉजेस देखते हैं कि इसके कारण क्या क्या इफेक्ट हुआ। तो मैंने 5 रीजन लिखे हैं जो इसके अनोमलियस बिहेवियर के कारण शो होते हैं हमें। पहला रीजन, लिथियम इज मच हार्डर। लिथियम बाकी जितने भी अल्कली मेटल्स हैं उनसे ज्यादा हार्डर होते हैं। सिंपल सा फंडा वही है, क्योंकि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लिथियम का सबसे ज्यादा होता है। हमने कहां बात की थी, इधर लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। तो जिनमें मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो ज्यादा हार्ड होंगे, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। तो सिंपल सा फंडा वही है, लिथियम इज मच हार्डर देन अदर अल्कली मेटल्स। तो पहला तो अनोमलियस बिहेवियर ए है, ठीक है, क्योंकि इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। दूसरा पॉइंट, ऑन रिएक्शन विद एयर इट फॉर्म ऑक्साइड एंड नाइट्राइड। सिंपल सी बात है, हमने देखा था सोडियम बाकी जितने अल्कली मेटल्स थे वो क्या बना रहे थे, या तो परऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड, लेकिन लिथियम आपका ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, ऑक्साइड। बाकी जितने भी थे, जैसे हमने बात की थी, जैसे सोडियम जो था वो परऑक्साइड बना रहा था, बाकी जितने भी थे वो सुपर ऑक्साइड बना रहे थे, लेकिन लिथियम एकमात्र ऐसा अल्कली मेटल था जो ऑक्साइड बना रहा था। तो इसलिए ये भी एक अनोमलियस बिहेवियर है किसका, लिथियम का। और लिथियम नाइट्राइड भी बना लेता है, एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ लिथियम, कि लिथियम ही एकमात्र ऐसा एलिमेंट है फर्स्ट ग्रुप में जो नाइट्रोजन से रिएक्ट डायरेक्टली करके नाइट्राइड बना लेता है, बाकी ग्रुप में कोई भी नहीं बना पाता। तो ये भी इसका एक अनोमलियस बिहेवियर है। नेक्स्ट बात करें तो लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये तो बात कर चुके हैं, लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज नॉट सॉलिड व्हाइल अदर हाइड्रोजन कार्बोनेट आर सॉलिड। कि लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉलिड नहीं होता, बाकी सॉलिड होते हैं, ठीक है ना। फोर्थ बात ये कर सकते हैं कि लिथियम जो है इथाइन के साथ रिएक्शन करके इथेनाइड नहीं बनाता, ये होते हैं इथेनाइड। तो लिथियम मतलब सिंपल सा फंडा यह है कि लिथियम इथाइन के साथ रिएक्शन करके ये रिएक्शन नहीं शो करता, बाकी जितने मेटल हैं वो शो करते हैं। जैसे इधर अगर सोडियम होता तो ये रिएक्शन हो जाती और इधर आपका Na पॉजिटिव आपको मिल जाता। तो बाकी केस में आपकी रिएक्शन शो होती है, लेकिन लिथियम में रिएक्शन नहीं शो करता, ठीक है ना। फोर्थ ये बात करें कि लिथियम नाइट्रेट, ये भी बात कर चुके हैं। लिथियम आपको पता है कि लिथियम नाइट्रेट है, तो लिथियम, अच्छा ये बात नहीं की थी हमने, तो लिथियम नाइट्रेट की क्या करते हैं, जब नाइट्रो की कंपाउंड की बात करें तो लिथियम नाइट्रेट जो है आपका, ठीक है ना, लिथियम नाइट्रेट है जो ये आपका नाइट्रेट होता है, ये आपका नाइट्राइड होता है। इसको आप याद रखेंगे, ये आपका क्या होता है, नाइट्रेट
रेट, है ना, नाइट्रेट, ये होता है आपका नाइट्राइड। तो ये नाइट्रेट है, लिथियम नाइट्रेट। आपकी जब इसको हीट देते हैं तो लिथियम ऑक्साइड NO2 और ऑक्सीजन देता है, लेकिन बाकी जितने भी आपके नाइट्रेट हैं वो आपके सोडियम NaNO2 प्लस ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। लेकिन लिथियम क्या दे रहा है आपको, देखो लिथियम आपको दो गैस दे रहा है, एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और एक ऑक्सीजन। तो कभी कभी पूछ भी लेते हैं कि लिथियम नाइट्रेट की जब हम हीट करते हैं, लिथियम नाइट्रेट की जब डिकम्पोजिशन करते हैं तो हमें कितने गैस मिलती हैं, तो दो गैस मिलती हैं। लेकिन बाकी नाइट्रेट, बाकी अल्कली मेटल्स के जो नाइट्रेट होते हैं उनकी हीट से हमें एक ही गैस मिलती है। कि अगर आप पोटेशियम भी ले लेते, इधर KNO3 ले लेते, तो आपको क्या मिलता है, KNO2 प्लस ऑक्सीजन। इसके बारे में हम बात एक बार ना पी ब्लॉक में भी करेंगे, इसके बारे में हम बात एक बार पी ब्लॉक में भी करेंगे, उधर पता लगेगा क्यों करेंगे, ठीक है ना। क्लियर है, इधर तक क्लियर है कि लिथियम नाइट्रेट की हीटिंग के बाद कुछ प्रोडक्ट और मिल रहे हैं, बाकी अल्कली मेटल्स में कुछ और मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इसका एनोमलियस बिहेवियर थे, इसके 5 पॉइंट हमने बात की कि कैसे अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा है, अलग बिहेवियर शो कर रहा है अपने फैमिली के मेंबर से, ठीक है ना। उसके बाद आगे बात करें डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ लिथियम विद मैग्नीशियम। इसके बारे में भी केमिकल बॉन्डिंग में बात कर चुके हैं कि लिथियम और मैग्नीशियम में डायगोनल रिलेशनशिप होता है, लिथियम और मैग्नीशियम में डायगोनल रिलेशनशिप होता है। इसका रीजन भी उधर समझा चुका था, क्यों होता है, ड्यू टू हाई पोलराइजिंग, मतलब आप कह सकते हो सिंपली ये भी कह सकते हैं ड्यू टू हाई चार्ज बाय रेडियस रेशो, चार्ज बाय रेडियस रेशो, ठीक है ना, चार्ज बाय रेडियस रेशो, ये भी कह सकते हो आप कि इनकी पोलराइजिंग पावर, मतलब पोलराइजेशन का जो रेशो है, जो इनकी पोलराइजेशन होती है वो लगभग सेम होती है। और इनका मतलब दो फैक्टर के कारण के बीच में डायगोनल रिलेशनशिप होता है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक पोलराइजिंग पावर। तो ये दो फैक्टर के कारण इनका डायगोनल रिलेशनशिप होता है। ज्यादा डीप में समझना है तो केमिकल बॉन्डिंग देखना होना चाहिए, ठीक है ना। केमिकल बॉन्डिंग से वैसे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं तो करना चाहिए मेरे हिसाब से तो, ठीक है ना। तो इस करके इनमें डायगोनल रिलेशनशिप होता है। लिथियम और मैग्नीशियम में एक रिश्ता होता है, लिथियम अलग ग्रुप का है, मैग्नीशियम अलग ग्रुप का है, लेकिन तब भी इनमें एक रिश्ता होता है। तो उस रिश्ते के कारण इनकी प्रॉपर्टीज कुछ सिमिलर होती हैं, वही हम देखेंगे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं। 5 प्रॉपर्टीज मैं लिखी है। पहली बात, बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर हार्डर एंड लाइटर, कि दोनों ही लिथियम और मैग्नीशियम दोनों ही, देखो लिथियम हमने बात की थी कि लिथियम एक हार्डर था, लिथियम आर मच हार्डर का हमने बात की थी, लिथियम इज मच हार्डर। और लिथियम का मैग्नीशियम के साथ रिश्ता है, मतलब लिथियम और मैग्नीशियम में प्रॉपर्टी सिमिलर है, इस करके लिथियम के साथ साथ मैग्नीशियम भी हार्डर होता है। तो बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर हार्डर। तो पहला रिश्ता तो ये है कि दोनों ही हार्ड है। दूसरा रिश्ता यह है कि बोथ फॉर्म नाइट्राइड बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन विद नाइट्रोजन। लिथियम भी आपका डायरेक्ट कॉम्बिनेशन कर लेता है नाइट्रोजन से, नाइट्राइड बना देता है, और मैग्नीशियम भी आपका डायरेक्ट कॉम्बिनेशन करके नाइट्राइड बना देता है। तो एक रिश्ता ए भी है, ए भी इनमें सिमिलैरिटी है, ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो बोथ फॉर्म ऑक्साइड, दोनों ही ऑक्साइड बनाते हैं, लिथियम भी ऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम भी ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट आर नॉट फॉर्म बाय लिथियम एंड मैग्नीशियम। लिथियम हमने बात की थी कि लिथियम सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनाता, बाकी सब बनाते थे अल्कली मेटल्स। इसी के तरह मैग्नीशियम भी आपका सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनाता, क्योंकि मैग्नीशियम का लिथियम के साथ रिश्ता है, लिथियम जैसी ही प्रॉपर्टी शो करता है बहुत सी, इस करके मैग्नीशियम भी आपका मैग्नीशियम का जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो भी आपका सॉलिड फॉर्म में नहीं होता। और लास्ट बात करें तो लिथियम एंड मैग्नीशियम बोथ रिएक्ट स्लोली विद वाटर, की इनकी मतलब वाटर के साथ रिएक्शन दोनों की ही कम होती है, स्लो रिएक्ट करते हैं वाटर से। क्लियर है बात। तो यार फर्स्ट स्लाइड इसी के साथ अपनी ओवर होती है, एक लास्ट स्लाइड लेते हैं और अपना ग्रुप 1 ओवर करते हैं पूरी एनर्जेटिक वे में। तो चलो इसका आप स्क्रीनशॉट लो, मैं नेक्स्ट स्लाइड लेके आता हूं, तो इसका स्क्रीनशॉट लो यार आप पहले। तो हाँ भाई लोग, तो चलो यार लास्ट स्लाइड करते हैं आज के लेक्चर की। गाइज अब हमें लास्ट स्लाइड में बात करनी है कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं आपके अल्कली मेटल्स की, उनके बारे में देखना है, उनके कॉमन नेम क्या होते हैं, उनकी प्रिपरेशन क्या होती है, उनके यूजेस क्या होते हैं, ये सब के बारे में देखना है। और इसी के साथ अपना ग्रुप 1 पूरा डिटेल्ड में खत्म हो जाएगा कि इससे बाहर आपका जेईई नीट के सिलेबस में कुछ भी नहीं है। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं, एक एक करके कंपाउंड्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ अल्कली मेटल्स।
सबसे पहले बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट की। सोडियम कार्बोनेट जिसको हम प्यार से वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 डॉट 10 वाटर, 10 वाटर ऑफ, इसको ये क्या होता है? इनको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वॉशिंग सोडा में 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, इस करके इसको डेकाहेड्रेट भी बोला जाता है। डेकाहेड्रेट का मतलब क्या? डेका का मतलब देखो, डेकाहेड्रेट, इसको इसी करके डेकाहेड्रेट भी बोलते हैं, है ना, डेकाहेड्रेट। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? डेका, हाँ, डेकाहेड्रेट। तो इसमें डेका का मतलब क्या होता है? 10, हेड्रेट का मतलब होता है वाटर। तो इसमें 10 वाटर है, इस करके इसको डेकाहेड्रेट भी बोलते हैं। क्लियर है बात? पहले तो सिंपल सी बातें हो गई कि सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम प्यार से बोलते भी क्या है, ये बात हो गई। अब आगे बात करें, मेन फंडे पे आते हैं कि कैसे आपके क्वेश्चन बनता है इस पे। पहली बात, इट इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय सोलवे प्रोसेस, कि सोलवे प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं। सोडियम कार्बोनेट को हम जनरली सोलवे प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं, ठीक है। तो सोलवे प्रोसेस देखना है हमें बेसिकली बात। आपसे क्वेश्चन भी आ जाता है कि सोलवे प्रोसेस क्या होता है, तो आप बोलोगे कि सोलवे प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम वॉशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं। सिंपल सा फंडा ए है। तो सोलवे प्रोसेस देख लेते हैं कि इस प्रोसेस में क्या होता है। तो इसमें स्टेप्स मैंने लिखे हैं कि पहले स्टेप में क्या होता है, दूसरे स्टेप में, तीसरे स्टेप में, चौथे स्टेप में, और फाइनली आपको सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है। तो देखो पहले स्टेप में क्या होता है, आप अमोनिया लिया, आपने अमोनिया लिया और उसकी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन कराओगे तो आपको अमोनियम कार्बोनेट मिल जाता है। पहले आपको क्या मिला? अमोनिया की रिएक्शन आपने वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से कराओगे तो आपको अमोनियम कार्बोनेट मिल जाएगा, अमोनियम कार्बोनेट, ठीक है ना। उसके बाद अमोनियम कार्बोनेट की फिर आप वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से फिर से रिएक्शन कराओगे तो आपको अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? अमोनियम कार्बोनेट, और इसको अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो पहले आपने अमोनिया की रिएक्शन कराई वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से तो आपको अमोनियम कार्बोनेट मिल जाएगा। आगे आपने कराई तो फिर इस चीज की आगे कंटिन्यू किया तो इसकी अगर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से कराई तो आपको अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल जाएगा। उसके बाद अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की आपने NaCl से, नमक से रिएक्शन करा दिया तो उसको आपको अमोनियम क्लोराइड, एक आपको अमोनियम क्लोराइड मिल जाएगा। अमोनिया के साथ अमोनियम ग्रुप के साथ Cl लग जाएगा और इसके साथ HCO3 ग्रुप के साथ Na लग जाएगा। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपको मिल जाएगा। उसके बाद कुछ नहीं है, बस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बस हीट करते हैं तो हमें सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है। सोडियम हाइड्रो, इसको क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको भी हम देखेंगे भी, कहां देखेंगे, कहां गया अपना लास्ट वाला इधर देखेंगे हम अभी, ठीक है। इसको आगे भी देखेंगे लेकिन अभी बात करें तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की आप हीटिंग करते हो तो आपको सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिल जाता है। हीटिंग को भी आप दिमाग में रखना है, हीटिंग ही कभी कभी डायरेक्ट पूछ ली जाती है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की हीटिंग से क्या मिलता है, तो आप बोलोगे सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर आपको मिलता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की हीटिंग से। तो यही है यार आपका सोलवे प्रोसेस। सोलवे प्रोसेस बस कुछ नहीं है, बस कुछ रिएक्शंस हैं, ठीक है, जिसके कारण बाद में आपको फाइनली सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है। पहले आप अमोनिया लेते हो, अमोनिया से अमोनियम कार्बोनेट बनाते हो, अमोनियम कार्बोनेट से फिर फर्दर अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाते हो, फिर फर्दर अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल गया फिर तो काम खत्म, बस उसको हीट कर दो, आपको सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है। तो ये है आपका सोलवे प्रोसेस, ठीक है। तो ये 4 रिएक्शन अपने माइंड में आपको रखनी है, ठीक है ना। उसके बाद एक छोटी सी बात करें तो रिकवरी ऑफ अमोनिया। कभी कभी ये भी पूछ सकते हैं कि जो ये आपने अमोनिया यूज किया था इसको वापस रिकवर कैसे करें। तो इसका एक बहुत ही अच्छा मतलब बेस्ट मेथड है इसको अमोनिया को रिकवर करने का। क्या करो, बस आप देखो आपने अमोनिया यूज कर लिया था, अमोनिया आपका यूज हो गया था, तो इसको वापस रिकवर करने का मेथड क्या है कि जो ये आपका अमोनियम क्लोराइड बना है ना, ये जो आपका अमोनियम क्लोराइड बना, इसकी आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा दो। तो अमोनियम क्लोराइड की आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराओगे तो आपको अमोनिया CaCl2 मिल जाएगा, साथ में वाटर भी मिलता है। वाटर लिखना है लिख लो, नहीं लिखना तो ना लिखो। ये मेन 2 चीजें थी कि कैल्शियम क्लोराइड और अमोनिया मिल जाता है। तो ऐसे आपका जो अमोनिया यूज हुआ था इस रिएक्शन में वो वापस आपको मिल जाएगा इसकी रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करा के, ठीक है ना। तो ये थी रिकवरी ऑफ अमोनिया इन सोलवे प्रोसेस।
क्लियर है बात। तो ये पूरा यार सोलवे प्रोसेस था, ठीक है ना, ये पूरा सोलवे प्रोसेस था, ये रिएक्शन थी सोलवे प्रोसेस की। अब आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या है। पहली प्रॉपर्टी है कि व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड है, पहली बात, ठीक है ना। एग्जिस्ट एज डेकाहाइड्रेट, ये पहली बात कर चुका हूं कि डेकाहाइड्रेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कि मतलब इसमें 10 वाटर अटैच होते हैं, ठीक है ना। उसी के रिलेटेड इसमें हीटिंग एक बहुत प्यारी हीटिंग है, इसको आपको माइंड में रखना है, बहुत सिंपल है और इसका क्वेश्चन आने के चांस भी हाई रहते हैं। सोडियम, पहले देखो आपका वॉशिंग सोडा है, सोडियम कार्बोनेट 10 वाटर, ठीक है। तो इसकी अगर आप 375 केल्विन पे, केल्विन टेम्परेचर याद रखना 375 केल्विन, जब इसको 375 केल्विन पे आप हीट करते हो तो इसके 9 वाटर लॉस हो जाते हैं, मतलब 9 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लॉस हो जाते हैं। तो 9 वाटर लॉस हो जाते हैं, ये डेकाहाइड्रेट से मोनोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, डेकाहाइड्रेट से मोनोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। पहली बात है क्लियर है, हीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी याद रखना कि जब इसको वॉशिंग सोडा को हम 375 केल्विन देते हैं तो सोडियम कार्बोनेट डॉट 1 वाटर मतलब मोनोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद अगर मोनोहाइड्रेट के आप फर्दर हीट करो और टेम्परेचर रखो 373 केल्विन से ज्यादा, तो आपका सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर मिल जाता है, मतलब ये जो वाटर आपका बचा है ये भी लॉस हो जाता है। तो पूरा एक मतलब ऐसे सोडियम कार्बोनेट बच जाता है, वाटर इसमें कोई भी नहीं रह जाता। तो इसको हम बोलते हैं सोडा ऐश, इसको क्या बोलते हैं, सोडा ऐश, राख है ना, सोडा की राख, ऐश मतलब राख होती है, ASH का मतलब राख, ठीक है। तो राख जैसा एक पाउडर मिल जाता है आपको, पहले वो व्हाइट क्रिस्टलाइन था, है ना, पहले व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड था एक, तो जब आप लगातार हीट करते जाते हो तो पाउडर की तरह बन जाता है, इस करके इसको हम बोलते हैं सोडा ऐश, ठीक है ना। जब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सारे के सारे वाटर लॉस हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम सोडा ऐश। तो क्लियर है बात इधर तक यार। तो आगे बात करें सोडियम कार्बोनेट की, जब वाटर से आप रिएक्शन कराते हो तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड मिलता है। इधर से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ए बन जाता है कभी कभी एडवांस में या मेंस नीट में किसी भी बात करें तो एक क्वेश्चन बन जाता है कि जब सोडियम कार्बोनेट की या बात करें सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा की, जब आप रिएक्शन कराते हो वाटर से तो आपका जो सोल्यूशन, आपको जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो जो होता है वो एसिडिक होता है कि बेसिक होता है सोल्यूशन, जो आपको मतलब सोडियम कार्बोनेट की जब आप वाटर से रिएक्शन कराते हो तो फाइनल सोल्यूशन जो है आपका वो एसिडिक होता है कि बेसिक होता है। तो देखो इधर आपको दो चीजें मिल रही हैं इसके फाइनल प्रोडक्ट में, एक NaOH जो कि एक बेस होता है और कार्बोनिक एसिड, मतलब आपको एसिड भी मिल रहा है बेस भी मिल रहा है। और आपसे पूछते हैं कि बताओ ये जो फाइनल सोल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, तो आप क्या बोलोगे कि ये बेसिक होगा। क्यों बेसिक होगा, क्योंकि NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है और कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में बात कर चुके थे, नहीं पता तो इधर भी ध्यान दे दो कि NaOH आपका स्ट्रॉन्ग बेस है और कार्बोनिक एसिड आपका वीक बेस है, तो ज्यादा इफेक्ट इसका होगा। तो इस करके सॉल्यूशन जो है आपका वो बेसिक इन नेचर होगा। तो अल्कलाइन इन नेचर सॉल्यूशन होगा जब आप वॉशिंग सोडा की वाटर से रिएक्शन कराओगे। तो ये पॉइंट याद रखना, इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर है बात। तो सोलवे यार आपका जो सोडियम कार्बोनेट था इस पे इसी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक इसके यूजेस है, यूजेस देख लेते हैं कहां कहां यूज होते हैं। फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, वाटर को सॉफ्ट करने में यूज कर सकते हैं। फॉर वाटर सॉफ्टनिंग, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए। लॉन्ड्रिंग में एंड क्लीनिंग में, जैसे कि नाम है इसका वॉशिंग सोडा, वॉश करने के काम आता है, तो लॉन्ड्रिंग और क्लीनिंग में इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। यूज इन पेपर, पेंट्स, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग या इंडस्ट्री लिखना चाहिए था वैसे तो, ठीक है, लेकिन आप ये भी इंडस्ट्री लिख दो, है ना, इंडस्ट्री ज्यादा अच्छा रहेगा। इंडस्ट्री, इधर इंडस्ट्री लिख दो। इंडस्ट्रीज, ठीक है ना। तो ये कहां कहां यूज होता है, पेपर, पेंट्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, जो मतलब पेपर वाली इंडस्ट्री है, पेंट वाली इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल वाली इंडस्ट्री है, उधर आपका यूज हो जाता है, ठीक है ना। इन मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप, बोरेक्स एंड कॉस्टिक सोडा, ये सारे कंपाउंड्स हैं, इनकी प्रिपरेशन के लिए भी ये यूज हो जाता है। तो ये सारी बात थी सोडियम कार्बोनेट के बारे में। इसमें पहले आपको बस इतना याद रखना है कि डेकाहाइड्रेट होता है, दूसरी बात सोलवे प्रोसेस के द्वारा बनता है, ठीक है, रिएक्शन माइंड में रख लेना, ठीक है। बस देखते रहोगे तो उधर याद आ जाएगा यार अपने आप, कोई दिक्कत नहीं होगी।
रिकवरी ऑफ अमोनिया बता ही दिया है, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। ये हीटिंग याद रखना, ये हीटिंग याद रखना, हीटिंग इंपॉर्टेंट है, और ए भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि ये एल्कलाइन है कि एसिडिक है, ठीक है। तो इससे ज्यादा बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपका सोडियम कार्बोनेट में, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात करें सोडियम क्लोराइड के बारे में, जिसको हम कहते हैं नमक और रोज खाते भी रहते हैं। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, जैसे कि नाम ही बता रहा है, ठीक है। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में आपको NCERT पे आपके है नहीं ना, आपके सिलेबस में है, तो जितना है हम उतना करेंगे। देखो NaCl की बात करें तो ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, किसकी क्रिस्टलाइजेशन से मिलता है, ब्राइन सॉल्यूशन की क्रिस्टलाइजेशन से मिलता है, जिसमें ब्राइन सॉल्यूशन में कंटेन Na2SO4, MgSO4, MgCl2, CaCl2 एज इम्प्योरिटी, ठीक है ना। क्या होता है, पहली बात आपको इतना याद रखना है कि NaCl मिलता कहां से है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन से, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन से आपको NaCl ऑब्टेन्ड होता है, ठीक है। उसमें 4 इम्प्योरिटीज होती हैं, ठीक है। पहली बात आपको इतना ध्यान रखना है। जनरली जो आपके जैसे हम इंडिया के हमारे इंडिया में ज्यादा का जो नमक ऑब्टेन होता है ना, वो हम समुंदर, जैसे आपको पता है समुंदर से नमक हम ऑब्टेन करते हैं अपना बहुत सा, समुंदर से हम अपना बहुत सा नमक का अपना सोर्स जो इंडिया का है वो क्या है, समुंदर। हम समुंदर से पानी लेते हैं, समुंदर का पानी खारा होता है, उसमें नमक होता है, तो हम पानी लेते हैं, पानी की इवेपोरेशन करा देते हैं, नीचे नमक बैठा जाता है, उस नमक को हम ले आते हैं, बाद में हम बेच देते हैं। तो हमारे तो इधर सी में से हम मेजरली अपना नमक निकालते हैं, लेकिन ये भी एक मेथड है, ठीक है ना। तो ऑब्टेन ब्राइन सॉल्यूशन से आप ऑब्टेन कर सकते हो। तो ये लाइन बस आपको याद रखनी है कि NaCl obtained by crystallization of brine solution contain Na2SO4, MgSO4, MgCl2, CaCl2 as impurity, ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl 1081 केल्विन, याद रखने की जरूरत नहीं है, बस लिखा है मैंने कि आपको पता हो कि मेल्टिंग पॉइंट इसका कितना है, 1080 केल्विन आप कह सकते हो, ठीक है ना। इट्स सोलिबिलिटी नॉट इंक्रीज एप्लीकेबल विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, कि NaCl की खास बात यह है कि इसकी जब इसको हम टेम्परेचर देते हैं तो इसकी सोलिबिलिटी ज़्यादा इंक्रीज नहीं होती किसी भी सोल्यूशन में। जैसे आपको पता है किसी भी चीज़ को अगर हम टेम्परेचर दें तो उसकी सोलिबिलिटी इंक्रीज होती है जनरली। जैसे आपने देखा होगा घर में आप चाय बनाते हो जब, तो पानी रखते हो, ठीक है, पानी रखा आपने, पानी में अगर चाय पत्ती डालते हो या चीनी डालते हो, तो आप जब गैस अपनी गैस के टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, मतलब गैस के वॉल्यूम को हाई करते हो, तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे सोलिबिलिटी, मतलब चीनी और चाय पत्ती घुलने लग जाती है, चाय पत्ती का रंग उतना ज्यादा दिखने लग जाता है, अपनी मतलब जो अपना कलर है पानी का वो ब्राउन में चेंज होने लग जाता है, तो सोलिबिलिटी मतलब इंक्रीज हो जाता है। तो टेम्परेचर देने से सोलिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अगर आप एक पानी है आपके पास, पानी में चाय पत्ती आपने डाली तो ब्राउन कलर में चेंज नहीं होगी, जब उसको टेम्परेचर दोगे तब सोल्यूबल होती है, क्योंकि टेम्परेचर देने से सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होती है। लेकिन NaCl के केस में टेम्परेचर देने से इतनी ज्यादा सोल्यूबिलिटी इंक्रीज आपकी नहीं होती। तो ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हो। यूजेस क्या है इसके, पहला यूज तो ये है कि कॉमन सोल्ट के तौर पे यूज होता है, अपने जो रोज का हम नमक खाते हैं उसके तौर पे यूज होता है, ठीक है ना। दूसरा है फॉर प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट की प्रिपरेशन में यूज होता है। ये देखो सोडियम कार्बोनेट की प्रिपरेशन में NaCl आपका यूज हुआ था, ठीक है ना। NaOH की प्रिपरेशन में यूज होता है, Na2O2 की प्रिपरेशन में यूज होता है। क्लियर है बात। तो ये दो हमने कंपाउंड किए, सोडियम कार्बोनेट और एक NaCl, ठीक है। तो अब आगे देखें, आगे बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड की, जिसको हम कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला है NaOH। तो पूछ भी लेते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या है, या आप प्यार से इसको क्या बोलते हो, तो इसको हम बोलते हैं कॉस्टिक सोडा, ठीक है ना। कॉस्टिक सोडा इसको प्यार से हम बोलते हैं, ठीक है। प्रिपरेशन की बात करें कि कैसे बनता है, तो NaOH इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl इन कास्टनर कैलनर पर सेल, ठीक है। किसमें बनता है, इस चीज को आपको याद रखना, इसको सेल को याद रखना। कैसे NaOH कैसे बनता है, इलेक्ट्रोलाइसिस करके, NaCl की नमक की इलेक्ट्रोलाइसिस करके। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब क्या, कि करंट देके NaCl को तोड़ना और उससे हम अपना NaOH बनाते हैं,
ठीक है ना। तो और किस सेल कौन सा यूज होता है, देखो आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने बात की थी, बहुत से सेल देखे थे। तो एक सेल आपका यूज होता है इसमें, जो यूज होता है NaOH की प्रिपरेशन में, कार्स्टनर कैल्नर सेल। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, आपसे पूछ लेते हैं कि कॉस्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड कौन से सेल में या कौन से प्रोसेस के द्वारा बनता है, तो आप बोलोगे कार्स्टनर कैल्नर सेल के द्वारा या प्रोसेस के द्वारा भी कह सकते हो। ठीक है ना। इसमें अब रिएक्शन देख लेते हैं। आपको पता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन है, तो उसमें कैथोड और एनोड होगा। ठीक है ना, सेल है तो सेल में कैथोड एनोड तो हो गई, है ना, कैथोड एनोड तो हो गई। ऐसे हमने बात की थी सेल के बारे में। ठीक है, तो कैथोड एनोड तो होगा। तो कैथोड वाली रिएक्शन क्या होती है, कैथोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन। मैंने आपको बताया, एक ट्रिक भी बताई थी, लोन से एक मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि L का मतलब लेफ्ट, O का मतलब ऑक्सीडेशन, A का मतलब एनोड, ठीक है, N का मतलब नेगेटिव। कि एनोड जो होता है आपका उधर ऑक्सीडेशन होती है, और एनोड मतलब मैंने सिंपली आपको ये बताया था, बच्चों को कंफ्यूजन ये होती है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है कि कैथोड पे, या एनोड का साइन क्या होता है, और दूसरी बात लेफ्ट में होता है सेल में कि राइट में होता है। तो इसकी मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, लोन, कि एनोड जो है उधर एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप देख भी रहे हो कि Cl नेगेटिव से Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो ऑक्सीडेशन होती है नोड पे, और लेफ्ट साइड में होता है, सेल के लेफ्ट साइड में होता है, और नेगेटिव होता है। एनोड पे कौन सा साइन होता है, नेगेटिव साइन होता है। क्लियर बात। तो ये तो छोटी सी बात हो गई, एक बार सोचा कि याद करा दूं जो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किया था। मेन बात करें, कैथोड पे आपकी क्या होती है, रिडक्शन। कैथोड पे आपकी रिडक्शन होगी, तो सोडियम पॉजिटिव है आपका, NaCl से आप बना रहे हो, तो NaCl में आपको पता है कि Na पॉजिटिव भी है और Cl नेगेटिव भी है, तो इससे आपको NaOH बनाना है। तो कैथोड पे क्या होगा, Na पॉजिटिव होगा। Na पॉजिटिव को आप इलेक्ट्रॉन दोगे, क्योंकि कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन होती है। रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो और इधर याद रखना कि मरकरी जो है आपका इलेक्ट्रोड यूज होता है, इधर मरकरी आपका एज ए कैथोड इलेक्ट्रोड यूज होता है। तो आपको सोडियम अमलगम मिल जाता है। अमलगम का मतलब क्या होता है, जब सोडियम का मरकरी के साथ जो कंपाउंड होता है उसी को बोलते हैं सोडियम अमलगम। ठीक है ना, सोडियम अमलगम। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन लेके मरकरी की प्रेजेंस में सोडियम अमलगम बना लेता है। एनोड की साइड क्या होता है, क्लोरीन होता है आपका, एक कार्बन के प्रेजेंस में कार्बन ऐसे एनोड काम करता है। तो एनोड पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि इवॉल्व हो जाती है। तो अपने पास उसके बाद क्या होता है, देखो कैथोड पे ए काम हुआ, एनोड पे ए काम हुआ। ठीक है, इतना हो गया। अब बस आप क्या करना है, जो आपका सोडियम अमलगम मिला है, मतलब Na मरकरी, ठीक है, जो सोडियम अमलगम मिला है, इसकी बस आपको वाटर से रिएक्शन करा दोगे तो आपको NaOH मरकरी और हाइड्रोजन मिल जाता है। तो इसी तरह से आप NaOH अपना बना पाते हो, जिसको हम कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। क्लियर है बात। तो कार्स्टनर कर्नल सेल होता है। कार्स्टनर कर्नल सेल में आपका एनोड और कैथोड क्या होता है, आपका कैथोड होता है मरकरी, एनोड होता है कार्बन। एनोड वाली रिएक्शन ए है, सॉरी कैथोड वाली रिएक्शन ए है, एनोड वाली रिएक्शन आपकी ए है। उसके बाद बस जो आपका कैथोड पे जो बना, कैथोड पे सोडियम अमलगम बना, सोडियम अमलगम की अगर आप वाटर से रिएक्शन कराते हो तो आपको NaOH मिल जाता है। तो दैट सोल्व, केस सोल्व्ड माय लॉर्ड। ठीक है ना, तो इससे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। इसके यूजेस की बात करें तो ये यूज होता है सोप में, साबुन बनाने में, सोप में, पेपर, आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में, है ना, आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में, केमिकल्स बनाने में यूज होता है। प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड की प्योरिफिकेशन में यूज हो जाता है। इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग में यूज हो जाता है। ठीक है ना। आगे बात करें, लास्ट अपना जो कंपाउंड है, 4 ही कंपाउंड है आपके अल्कली मेटल्स में। पहला था सोडियम कार्बोनेट, दूसरा था NaCl, तीसरा था NaOH, फोर्थ है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम प्यार से वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते थे, देखो इसको क्या, सॉरी उन्होंने गलत लिख दिया, इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं। इसको हम बेकिंग सोडा बोलते हैं। सॉरी, माफ करना, कमेंट पे बरसात ना करने लग जाना कि भैया गलत नहीं कर सकते आप, तो भगवान नहीं है भाई हम। ठीक है ना। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करते हैं। नहीं, आप तो कमेंट करने से रुकोगे नहीं ना, कमेंट पर करोगे भैया आपने गलत कर दिया। तो चलो अब क्या कर सकते हैं, तो बेकिंग सोडा है, इसको आप
याद रखना। ओ आपका क्या था, वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट होता है आपका वॉशिंग सोडा, लॉन्ड्री में यूज होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। ये बेकरी में बहुत यूज होता है। बेकरी होती है ना, जहां आपको पेस्ट्री केक्स मिलता है, भूख लग रही है आप जाके पेस्ट्री खा लेते हैं एक दो। तो चलो बात करें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की, तो बेकिंग सोडा इसको बोलते हैं क्योंकि ये बेकरी में बहुत मिल जाता है। बेकरी में आप जाओगे तो आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जरूर मिलेगा, ठीक है ना। तो इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं। बेकिंग सोडा इसलिए कहते हैं, पर समझ आ गया ना, क्योंकि एक केक्स पेस्ट्री बनाने में यूज होता है, ठीक है। इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो सोडियम, इसकी प्रिपरेशन बहुत सिंपल है यार, बस देखो ये है। इधर से आपने क्या किया था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हीट किया था तो ये बन गया था। तो बस आप रिवर्स कर दो रिएक्शन, जब सोडियम कार्बोनेट की कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से रिएक्शन कराओगे तो ये बन जाएगा। बस सिंपली वही रिएक्शन है कि सोडियम कार्बोनेट की अगर आप वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराओ तो आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल जाता है। यही इसकी प्रिपरेशन है, ठीक है ना। फ्री के नंबर है अगर इससे क्वेश्चन आ गया। यूजेस की बात करें तो पहला यूज ये है कि एज ए माइल्ड एंटीसेप्टिक यूज हो जाता है फॉर स्किन इन्फेक्शन के लिए, मतलब स्किन इन्फेक्शन के लिए एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। और दूसरी बात है एज फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज हो जाता है, मतलब आग को रोकने के लिए भी, आग को बुझाने के लिए भी यूज हो जाता है। और एक चीज तो बता ही चुका हूं कि बेकरी में यूज होता है, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट चीज बात करें, छोटी सी बात, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, कि अपने बायोलॉजी में, मतलब अपने बायोसाइंस में, अपने बॉडी में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, उसकी बात कर लें तो पोटेशियम आयंस, देखो आराम से देख लो, एक छोटी सी लाइन ही है। पोटेशियम आयंस आर मोस्ट अबंडेंट कटायन विद इन ए सेल फ्लूइड। जो आपका सेल होता है ना, अपने अंदर सेल है, तो सेल जो होते हैं, सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसका मोस्ट अबंडेंट कटायन होता है पोटेशियम। मतलब सेल के फ्लूइड में जो सबसे ज्यादा मात्रा में जो आपको कटायन मिलता है वो पोटेशियम कटायन होता है, ठीक है ना। वेयर दे एक्टिवेट मैनी एंजाइम्स, जहां ये एक्टिवेट करता है, बहुत से एंजाइम्स एक्टिवेट करने में मदद करता है। एंड पार्टिसिपेट इन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एटीपी, और पार्टिसिपेट करता है टू क्या करने के लिए, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन करने के लिए कि एटीपी प्रोड्यूस हो जाए, एनर्जी प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है ना। एंड विद सोडियम, और सोडियम का क्या काम होता है, विद सोडियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल। सोडियम के द्वारा ट्रांसमिशन करता है नर्व सिग्नल में, ठीक है। सिंपल सा फंडा ये है कि अपने बायोलॉजिकल, अपने अंदर बॉडी के अंदर क्या काम करता है, तो अपने जो अंदर सेल फ्लूइड है उसमें पोटेशियम होता है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा मात्रा में अपना पोटेशियम आयन होता है, ठीक है ना। और ये एक्टिव, इसका काम क्या होता है, एक्टिवेट करता है बहुत से एंजाइम्स को, पार्टिसिपेट करता है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज की, ठीक है ना। और सोडियम उसको क्या करता है, ट्रांसमिशन कराने में मदद करता है नर्व सिग्नल तक। तो इसी के साथ यार अपना ग्रुप 1 पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में ग्रुप 2 करेंगे और अपना पूरा एस ब्लॉक ओवर कर देंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एक प्यारा सा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना।